हेलो एवरीवन। तो ड्रामे के मेन लीड का नाम है तोयामा, जो कि एक एलियन है और उसने हमारी धरती पर 400 साल गुजार लिए हैं। जब 400 साल पहले वो धरती पर आया था तो वहाँ का सीन हमें कहानी की शुरुआत में ले जाता है। धरती पर एक यूएफओ आया था जिसको देखती है एक लड़की जो कि टीनेजर थी उस वक्त, और उसका नाम था कियो। जैसे ही वो उसे देखती है तो उसी टाइम पर वहाँ पर एक तूफान आ जाता है और उसी तूफान में वो उड़ के खाई से नीचे गिरने ही वाली थी कि इतने में कोई समय रोक देता है और वहीं पर ही हमारे हीरो की एंट्री होती है। तो यामा निकलता है और उस लड़की को सेव कर देता है और फिर उसके बाद समय दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाता है और यही सुपर पावर्स हैं हमारे एलियन हीरो की। फिर उसके बाद हमें मॉडर्न वर्ल्ड में ले आते हैं 21st सेंचुरी में। तो यामा एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। उसका एक हाई क्लास अपार्टमेंट है जिसमें वो बिल्कुल अकेला रहता है। उसकी कोई फैमिली नहीं है और वो आजकल एक प्रोफेसर की जॉब कर रहा है। वो सुबह सुबह जब अपने काम पर जा रहा होता है तो वहीं पर ही वो न्यूज़ देखता है 400 साल बाद एक कॉमेट अर्थ को छूने वाला है और इसी कॉमेट के साथ ही उसे पता है कि उसकी अपने प्लैनेट में वापसी पॉसिबल है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। उसका इंतज़ार बहुत लंबा था लेकिन फाइनली अब वो अपने होम जा सकता है। अब उसके धरती पर सिर्फ आखिरी 3 महीने रह गए हैं और फिर इसके साथ हमें फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है सुबाकी। सुबाकी एक टॉप एक्ट्रेस है और इस टाइम पर भी वो अपनी मूवी की शूटिंग कर रही होती है। लेकिन सुबाकी के बारे में एक चीज़ बहुत फेमस थी और वो ये थी कि वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। वो डम किस्म की मिस्टेक अक्सर अपनी शूटिंग पर भी करती रहती है और इसके साथ साथ वो बहुत चिल टाइप की है और अपनी सिली हरकतों की वजह से वो अक्सर न्यूज़ में भी रहती है। आजकल सुबह की एक नई जगह शिफ्ट हुई है और वो है तोयामा के अपार्टमेंट के साथ वाला। वो दोनों नेबर्स होने वाले हैं लेकिन उसे शक होने लगता है कि ये मेरा कोई क्रेजी फैन है जो कि मेरा पीछा कर रहा है। वो उसे बहुत बातें करती है कि तुम पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, क्या तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए या फिर एक फोटोग्राफ। लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और इग्नोर करता हुआ अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। और उसी समय उसे पता चलता है कि उनके फ्लोर पर सिर्फ जो 2 अपार्टमेंट है उनमें से एक तोयामा का है और एक अभी सुबह की नहीं रेंट किया है। सुबह की बहुत ज़्यादा एनोइंग हरकतें करती थी, घर में शोर भी बहुत मचाती थी, ऊंचा ऊंचा बोलती थी और जब वो सोशल मीडिया पर हेटर्स को देखती थी तो उन्हें भी बहुत गालियाँ देती थी। और हमारा हीरो अपनी सुपर पावर्स की वजह से अपनी नेबर में सुबाकी की ये सारी बातें सुन सकता था क्योंकि उसकी आई साइट और उसकी लिसनिंग पावर्स दोनों ही ह्यूमन से 7 टाइम्स शार्पर हैं। सुबाकी की मम्मी आज उसके पास आती हैं जो उसे यही कहती हैं कि उन्हें कुछ और पैसे चाहिए। एक्चुअली उसकी मम्मी हमेशा पैसों के लिए उसके आगे पीछे घूमती थी लेकिन उसे अपनी मम्मी से नहीं बल्कि अपने डैड से ज़्यादा प्यार था। लेकिन डैड बहुत सालों पहले उसे छोड़कर चले गए थे। इसके साथ साथ सुबाकी का एक छोटा भाई भी है जो कि इस वक्त हाई स्कूल में है और उसे भी अपनी सिस्टर बहुत प्यारी है। वो अक्सर उसके हेटर से लड़ाइयाँ और पंगों में पड़ता ही रहता था। एक दिन रात को सुबाकी के बेसुरे गाने की आवाज़ से तोयामा की आंख खुल जाती है। अब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर उसके दरवाजे पर नॉक करता है और फिर उसे कहता है कि कुछ तो मैनर्स रखो, तुम बेसुरी आवाज़ में गा रही थी, ये नॉइस पोल्यूशन है और मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन सुबाकी आगे से कहने लगती है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत टेंशन वाला था, तुम्हें क्या पता मैं कितनी मुसीबतें झेलने के बाद अपनी थोड़ी सी टेंशन रिलीफ करने के लिए क्या गाना भी नहीं गा सकती, और तुम क्या जानो मैं डाइट पर हूँ, पूरे दिन में मैंने सिर्फ 1 ब्रोकली और 1 अंडा खाया है। अब उसने इस तरह से जवाब दिया था और उसकी एक्टिंग इतनी क्यूट थी कि तोयामा बेचारा खामोश होकर अपने कमरे में चला जाता है। आजकल तोयामा अपनी एक डायरी भी लिख रहा था और उस डायरी में उसने अपने धरती पर आखिरी 3 महीनों की दास्तान लिखनी थी। अब इसके साथ हमारे ड्रामे के सेकंड लीड की एंट्री होती है जिसका नाम हिरोया है। हिरोया एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और ये कंपनी ऑन करता है उसका बड़ा भाई जिसका नाम मसाशी है। ये दोनों भाई ही काफ़ी रिच नज़र आते हैं और फिर इसके साथ ही हमें पता चलता है कि सुबाकी, हिरोया और इसके साथ साथ युकिनो ये तीनों बचपन के फ्रेंड्स हैं और हमेशा से उनकी दोस्ती बहुत कमाल की रही है। युकिनो भी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जिसको अक्सर सुबाकी की मूवीज़ और ड्रामास में सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहते हैं। सुबाकी तो उसे अपनी बचपन की पक्की दोस्त समझती है लेकिन युकिनो मन ही मन में कहीं ना कहीं उससे जेलस भी होती है 2 वजह से। एक तो उसकी सक्सेस से और दूसरी बात ये थी कि वो हिरोया पर क्रश रखती थी। लेकिन हिरोया कभी भी उसे इतनी लिफ्ट नहीं कराता था जितनी वो सुबाकी की फिक्र करता था क्योंकि वो तो सुबाकी से प्यार करता था।
सुबाकी के इमेज को बेटर करने के लिए और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आजकल उसकी एजेंसी ने उसे एक मशवरा दिया, और वो ये था कि वो यूनिवर्सिटी क्लासेस अटेंड करे और इससे उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, सोशल मीडिया पर भी डाला जाएगा। लेकिन जब वो क्लास लेने जाती है तो पता चलता है कि उसका प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि उसका नेबर तोयामा ही है। वो हैरान होती है कि इतना यंग प्रोफेसर, और उसे पता चलता है कि इसने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर उसने चीटिंग करके किसी से पैसे देकर अपनी असाइनमेंट बनवाई थी। इस बात पर तोयामा उसकी असाइनमेंट को रिजेक्ट कर देता है और उसे 0 नंबर देता है। बेचारी की पब्लिसिटी की बजाय दोबारा से उसकी बदनामी ही हो रही थी। लेकिन तोयामा को अच्छा नहीं लगता था। वो उसके नेबर में रहकर उसकी बातें भी सुन सकता था और उसे अंदाजा था कि ये अपने ट्रोलिंग और अपने हेटर्स से कितनी तंग है। कुछ लोग उसके बारे में बैड कमेंट करने वाले थे कि इतने में वो अपनी सुपर पावर से उनका फ़ोन ही ऑफ कर देता है। अब फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि इस वक्त दुनिया में तोयामा का सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेंड है, और वो है उसका 30 साल पुराना फ्रेंड, जो कि ऑफ कोर्स अब एजेड हो चुका है। लेकिन तोयामा हमेशा की तरह से यंग का यंग ही है, और उसके फ्रेंड का नाम है सचिरो। सचिरो की एक दफ़ा तोयामा ने जान बचाई थी और वो उसके बारे में सारी रियलिटी जानता है। यहाँ पर बातों बातों में उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें कभी प्यार ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर ह्यूमन सलाइवा या फिर ह्यूमन ब्लड मिक्स हुआ तो उसके बाद तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। और हमें पता चलता है कि बेचारा तोयामा 400 साल से सिंगल का सिंगल ही है। जबकि उधर हिरोया ने आज सुबाकी को अपने साथ डिनर पर बुलाया हुआ था और वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है उसे एक रिंग देकर। लेकिन वो उसके इस कन्फेशन को रिजेक्ट कर देती है और कहती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं रखती। हिरोया कहता है 12 साल पहले वाले इंसिडेंट की वजह से क्या तुम्हें आज तक उसी लड़के की तलाश है? तो सुबाकी कहने लगती है कि हाँ ऐसा ही है। जबकि उसी टाइम पर तोयामा भी अपनी लाइफ का एक बहुत पुराना इंसिडेंट याद कर रहा था, 400 साल पहले जिसकी यूकी उसने जान बचाई थी। वो एक बहुत ही मासूम सी और क्यूट सी लड़की थी, जो वो पहली थी जो उसे इस धरती पर मिली थी। लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। एक्चुअली उसके पेरेंट्स उसकी शादी किसी से कराना चाहते थे जिससे वो प्यार ही नहीं करती, और ज़बरदस्ती की मैरिज से वो बहुत तंग थी। और आज के इस एक्सीडेंट की वजह से वो बहुत लेट घर पहुंचती है, और उसके मास्टर जब उसे तोयामा के साथ देख लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़की कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, और उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि वो तोयामा के साथ रिलेशनशिप में है। और इसी बात पर वो लोग उसे मार देते हैं, और तोयामा बेचारा उसकी जान नहीं बचा पाता। और इसी इंसिडेंट की वजह से उसका यूएफओ निकल जाता है और वो धरती पर स्टक होकर रह गया था। एक्चुअली तोयामा अपने प्रोफेशंस बार बार बदलता रहता था, और 12 साल पहले वो एक हॉस्पिटल में सर्जन की जॉब कर रहा था। तब उसे एक सपना आया था कि जैसे कियू ने दूसरा जन्म लिया है और उसकी जान को खतरा है। वो तुरंत ही उस सपने वाली जगह पर जाता है, और वहाँ पर एक लड़की का एक्सीडेंट हो रहा था। वो अपने सुपर पावर से उस लड़की को गाड़ी के नीचे आने से बचा लेता है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सुबाकी ही थी, और वो उस वक्त टीनेजर थी। और सुबाकी को उसी लम्हे अपने लाइफ सेवर से प्यार हो गया था, और इसी वजह से आज उसने हिरोया को भी रिजेक्ट किया था, क्योंकि आज भी उसे उसी लड़के का इंतज़ार है। वो कहती है बेशक मुझे उसकी शक्ल नहीं याद, लेकिन आज भी उसकी फ्रेगरेंस याद है। वो जब भी मुझे मिला तो मैं उसकी फ्रेगरेंस से उसे पहचानूंगी। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि मासाशी उसका आजकल अफेयर चल रहा है, और वो भी एक एक्ट्रेस के साथ जिसका नाम रिको है। और ये रिको एक्चुअली सुबाकी की राइवल है, इनकी हमेशा लड़ाई रहती है। उधर सुबाकी आज डिनर पर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, और तोयामा के घर को अपना घर समझकर ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। और उसके बाद वो गिरने वाली थी कि तोयामा उसे गिरने से बचा लेता है। वो उसकी बाहों में बोल रही थी कुछ नींद में, जिसकी मुझे इतने साल से तलाश थी, ये वही फ्रेग्रेंस है। उसकी बातों की तोयामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी, और इतने में हिरोया उसे कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि तो नेबर से घर घुस गई है। वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। हिरोया बहुत पॉजेसिव था। वो उसे कहने लगता है कि कभी ये तंग करे, कोई मुसीबत में हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। लेकिन तोयामा का कहना था कि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है और मुझे इस मुसीबत को गले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे ले जाओ और दोबारा मुड़ के यहाँ पर तुम दोनों ही ना आना। अब हिरोया तो चला जाता है उसे लेकर, लेकिन इसी बीच हमें पता चलता है कि सोफे के नीचे सुबाकी का वॉलेट गिरा हुआ रह गया है। अब एक दफ़ा तो तोयामा को ऐसा लगा था कि जैसे हिरोया सुबाकी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो नेबरहुड में बैठा उनकी बातें सुन सकता था, जिससे उसे पता चलता है कि सुबाकी नींद में उठकर हिरोया पर बहुत गुस्सा कर रही है और उससे कह रही है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं तो तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा ना बोला करो। ये सुनकर पता नहीं क्यों मन ही मन में तोयामा को खुशी भी बहुत होती है।
अब तोयामा को एक और सपना आता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे यही सुबह की पानी में गिरने वाली है और इसके साथ साथ उसे पानी पर तैरती हुई एक हाई हील्स भी दिखाई देती हैं। उसे सपने नहीं आते थे, लेकिन जब भी आते थे रियलिटी के होते थे। जबकि उधर मासाशी के बारे में हमें पता चलता है कि उसकी एक वाइफ है जो कि बहुत अरसे से कहीं गुम हो चुकी है, उसका कोई अता पता नहीं। लेकिन हिरोया ने कुछ बातें सुनी थी जिससे उसे शक होता है कि शायद अपनी वाइफ के बारे में जानता है, लेकिन जानबूझकर किसी को नहीं बता रहा। वो पूछता भी है कि क्या भाभी के बारे में कुछ पता चला, लेकिन मसाशी कहता नहीं, वो अभी तक मिसिंग ही है। उधर तोयामा को अपने घर में जब सुबाकी का वॉलेट दिखता है तो उसमें वही फोटो थी जिसमें वो एक टीनेजर थी अपनी फैमिली के साथ, और ये फोटो में वो बिल्कुल कियो जैसी दिख रही थी और उस लड़की जैसी जिसे उसने बचाया था। उसे लगने लगता है कि कहीं ये कियो का पुनर्जन्म तो नहीं। जबकि दूसरी तरफ सुबाकी और रिको, उनका आज आमना सामना एक सैलून में होता है और वहाँ पर वो एक दूसरे को बहुत जली कटी बातें लगाती हैं। सुबाकी ज़्यादा सक्सेसफुल थी लेकिन रिको उससे सीनियर थी। वो दोनों जहाँ पर भी मिलती थी एक दूसरे से सिर्फ लड़ाई ही करती थी और आज भी उनकी लड़ाई होने लगती है। इसी बीच कोई उनकी फुटेज भी बना लेता है। लेकिन इतने में वहाँ तोयामा पहुंच जाता है जो कि सुबाकी को अपने साथ लेकर जा रहा था। इसी बात पर रिको उसे रोकती है। तोयामा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सुपर पावर से वहाँ मौजूद सारी चीजें गिरा देता है और उसके बाद उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। उसे वो फोटो दिखाता है और कहता है ये किसकी है, तुम्हारे पास क्यों है? तो वो कहती है कि ये मेरे हाई स्कूल के दिनों की फोटो है और इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। तो यामा की यूएफओ जब उसे वापस लेने के लिए आई हुई थी तो उसी टाइम पर उसने इल्यूजन देखा था कि जैसे कियू की कोई जान ले रहा है। वो तुरंत ही भागता हुआ उस सीन पर पहुंचता है, लेकिन वो कुछ सेकंड्स लेट हो गया था और उसके बाद वो कियो को अपने साथ टेलीपोर्ट करके कहीं ले तो जाता है लेकिन उसकी जान बचाने में कामयाब नहीं हुआ था। कि उन्हें जाते जाते उसे एक कॉम गिफ्ट में दिया था अपनी निशानी के तौर पर और कहा था कि अगर मुझे कभी दोबारा जिंदगी मिली तो मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर तुम्हारे जैसा हो। और बस तब से ही अगर कहा जाए कि तोयामा उसका फर्स्ट लव कियो ही थी और वो उसकी यादों में 400 साल से फिर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आज सुबाकी को जब वो देखता है तो सोचने लगता है कि इसमें तो बिल्कुल कियो वाले रंग ढंग नहीं है, ना ही ये स्टाइल की है, बस शक्लें एक हैं, ये उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकती। पर इतने में उसकी नज़र उसकी हाई हील्स पर पड़ती है। यही हील्स तो उसने सपने में देखी थी कि कोई पानी में डूब रहा है, ये उसने पहनी हुई हैं। अब उसे उसकी फिक्र होने लगती है। वो उसके घर जाता है और कहने लगता है कि ये हील्स जो तुम्हारी पड़ी हुई हैं ये तुम कभी नहीं पहनोगी। लेकिन वो मानती ही नहीं, पहले ही बहुत नखरे वाली थी। उससे कहती है कि अब तो मैं ये ज़रूर पहनूंगी और कभी भी नहीं फेंकूंगी, ये मेरी फेवरेट है। अब तोयामा को उसकी फिक्र होने लगती है। वो टेलीपोर्ट होकर उसके घर जाता है, उसके जूते चुरा लेता है और सुबह की भी नेक्स्ट मॉर्निंग उसके घर के सामने बवाल मचा देती है। उसके घर में घुसकर सारी तलाशी भी लेती है कि तुमने मेरी हील्स कहाँ छुपाई हैं, कैसे चुराई हैं, कहीं तुम कोई परवर्ट तो नहीं, कोई साइकोपैथ तो नहीं जो लड़कियों की हील्स चुराते हो, क्या करते हो, उन्हें पहनते हो या स्निफ करते हो। लेकिन तोयामा उसे तलाशी के बाद घर से भगा देता है। अब उसके बाद सुबाकी ने आज एक पार्टी में जाना था। एक्चुअली किसी की वेडिंग सेरेमनी है। यहाँ पर और भी बहुत से स्टार्स और गेस्ट्स आए हुए हैं और यहीं पर ही रिको भी आई हुई थी, मासाशी भी और हिरोया भी। जबकि उधर तोयामा को आज एक बूढ़ा सा आदमी पहचान लेता है और कहने लगता है, अरे तुम तो वही हो ना जो मुझे इतने सालों पहले मिले थे, लेकिन ये कैसे, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और तुम वैसे के वैसे ही हो। लेकिन आगे से तोयामा झूठ बोल देता है कि आप शायद मेरे फादर से मिले होंगे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी हैरान होने लगता है कि इतनी फोटोकॉपी, फिर तो तुम अपने डैड की कार्बन कॉपी ही हो। एक्चुअली तोयामा के साथ इस तरह के इंसिडेंट होते रहते थे जिसकी वजह से उसे बार बार अपना प्रोफेशन भी बदलना पड़ता था और अपना नेम भी। इतने में वो टीवी पर एक फुटेज देखता है जिसमें सुबह की शादी पर पहुंची हुई थी और इत्तेफाक से उसकी नज़र पड़ती है तो उसने वही हाई हील्स पहनी हुई थी। वो सोचने लगता है कि लड़की कितनी जिद्दी है। उसने नए जूते मंगवा लिए थे और वही पहनकर वो शादी पर गई थी। अब एक तरफ उसका मन कर रहा था कि वो इसकी लाइफ में इंटरफेयर ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका मन कर रहा था कि अगर इसे कोई तकलीफ हुई तो शायद मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा, मुझे इसे बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। जबकि उधर शादी के मौका पर भी रिको और सुबाकी दोनों आपस में मुकाबला करने में लगी हुई थी और उनकी हमेशा से फाइट्स बहुत फनी बन जाया करती थी। लेकिन आज सुबाकी मासाशी और रिको को कुछ बातें करते हुए सुन लेती है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे इन दोनों का अंडरकवर कोई अफेयर चल रहा है और साथ ही साथ इतना भी अंदाजा हो गया था कि इनकी लड़ाई हो रही है जिस पर रिको उसे ब्लैकमेल कर रही है और कह रही है कि मैं
वो रिलीज कर सकती हूँ जिसे तुम्हें बहुत डर लगता है। अब सुबाकी ने ये सुन लिया था तो रिको उससे कुछ छुपाती नहीं है और कहती है बहुत जल्दी तुम्हें आज एक न्यूज़ मिलेगी और शायद मैं शादी भी कर लूँ। अब उसके बाद वो बैठती है और ड्रिंक करने लगती है। यहाँ पर आज उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था क्योंकि दुल्हन के साथ उसके डैड को देखकर उसके अपने डैड उसे याद आ रहे थे जो उसे छोड़कर चले गए थे बहुत सालों पहले, और उसके बाद से उसने उनकी कभी झलक भी नहीं देखी थी। अब इसी तरह से वो ड्रंक होकर जब बीच किनारे चल रही थी तो वहीं पर ही वो देखने लगती है कि फायरवर्क्स हो रहे हैं। बस वो शौक में पानी में गिरने ही वाली थी, ड्रंक होकर डूब जाती, लेकिन समय वहीं रुक जाता है। तो यामा उसे रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गया था। वो उसे बचा लेता है और वहां से ले जाता है और उसके घर भी पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पर ड्रंक होकर सुबाकी ने तो यामा को आज किस कर ली थी। अब वो तकलीफ में भागता है, उसे लगता है कि पता नहीं उसकी जान बच पाएगी कि नहीं, और इसके साथ ही वहां से जाते जाते उसने मसाशी की कुछ बातें भी सुनी थी जो कि काफी डिस्टर्बिंग लग रही थी। वो किसी को ठिकाने लगाने की बात कर रहा था। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि वही हाई हिल्स पहने हुए एक लड़की पानी में डूब के मर गई है, और वो कोई और नहीं बल्कि रिको थी जिसने उसी जैसी हील्स पहनी हुई थी। यहाँ पर सारे लोग यही कहने लगते हैं कि शायद इसने ड्रंक होकर खुद की जान ले ली है, क्योंकि उनको एक नोट भी मिला था जिसमें वो यही कह रही थी सुबाकी से अक्सर उसकी लड़ाई रहती है और वो उसे डिप्रेशन में डाल चुकी है। अब सारे लोग सुबाकी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसके डिप्रेशन की वजह से एक रिको मासूम सी लड़की ने अपनी जान ले ली है, लेकिन सुबाकी को कुछ पता नहीं था, वो तो ड्रंक होकर सो रही थी। और इसके साथ साथ उन लोगों को ये भी पता चला था कि रिको जिसकी डेथ हो चुकी है एक्चुअली वो प्रेग्नेंट भी थी। अब सब लोग यही सोचने लगते हैं कि शायद रिको और सुबाकी की लड़ाई थी उस लवर को लेकर, और रिको ने दिल बर्दाश्त होकर अपनी जान ले ली है क्योंकि सुबाकी उससे वो लड़का छीनना चाहती थी। सुबाकी अगले दिन दोपहर को उठती है। उसे तो पता ही नहीं था बेचारी को कि क्या बवाल दुनिया में मच चुका है। उसका मैनेजर कॉल करके बताता है और वो अपने अपार्टमेंट से भागने ही वाली थी ताकि किसी सेफ जगह पर जाए, पर उसका फोन ऑफ हो जाता है और इसके साथ साथ रिपोर्टर्स वहां पहुंच रहे थे। तो वो तुरंत ही अपने हमसाए तो यामा की हेल्प लेती है। उसे कहती है एक दफा घर में घुसा लो, और वो भी उसकी मासूम शक्ल देखकर उस पर हमेशा रहम खा लिया करता था। अब वो अंदर जाकर कहने लगती है कि वैसे तुम एक प्रोफेसर हो, इतना लग्जरी और इतना महंगा अपार्टमेंट तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो? क्या तुमने कोई 2 नंबरी की है? कोई करप्शन तो नहीं करते? लेकिन तो यामा बहुत फख्र से उसे बताता है कि अपार्टमेंट मैंने खुद खरीदा है अपने पैसों से। अब वो उसके घर में जबरदस्ती बैठ जाती है और उससे नूडल्स भी सर्व कराने लगती है। वो उसे कहने लगती है कि मुझे अपना चार्जर दे दो, मेरा फ़ोन डेड हो गया है। लेकिन वो बताता है मेरे पास फ़ोन नहीं। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाती है कि तुम किस सदी में रहते हो, मैंने कभी फ़ोन नहीं रखा और ना ही मैं न्यूज़ के अलावा टीवी पर कुछ देखता हूँ। तभी तो मुझे पता भी नहीं था कि तुम कौन सी एक्ट्रेस हो, कौन सी सुपरस्टार। लेकिन इतने में जैसे ही वो न्यूज़ चेक करती हैं कि सारे लोग रिको के मर्डर पर, कि सारे लोग रिको की जान जाने पर सुबाकी को ही दोष दे रहे हैं और उसके बारे में किस तरह की बातें हो रही हैं, ये सुनते ही वो अपसेट हो जाती है और उसकी तो भूख ही मर जाती है। वो उससे बोलने लगती है कि अब तो मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती, प्लीज़ मुझे कुछ घंटों के लिए या 1 दिन के लिए अपने घर पर ठहरने दो जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता। अब तो यामा भी उससे कह देता है ठीक है, फिर मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरे से 1 मीटर फासले पर रहोगी, इस घर की किसी चीज़ को नहीं छुओगी। तो वो कहने लगती है कि इस घर में है क्या सिवाय पुराने काट कबाड़ के। लेकिन उसे क्या पता था कि तो यामा इतने सालों से अपनी पसंद की चीज़ें इस घर में जमा किए जा रहा है जो कि अब एंटीक्स बन चुकी हैं। दूसरी तरफ मसाशी टेंशन में था क्योंकि रिको की जान तो चली गई थी, लेकिन उसके पास मसाशी और उसकी वाइफ से रिलेटेड कुछ सबूत थे जो कि एक फ्लैश ड्राइव में थे। वही दिखाकर तो वो उसे कल रात ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन उस फ्लैश ड्राइव का और उसके हैंडबैग का कुछ पता नहीं था। जबकि उधर सुबाकी को नींद नहीं आ रही थी। वो तो यामा के कमरे में जाती है, वो तब शर्ट चेंज कर रहा था। उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे एक बुक मांगने के लिए आई थी। और जब उसके कमरे से बाहर निकलती है तो सोचने लगती है कि अगर मुझे इस तरह से अपने मसल्स दिखाएगा तो आज रात मुझे नींद कैसे आएगी। और ऑफ कोर्स वो जितना आहिस्ता भी बोल ले तो यामा ने ये बात सुन ली थी और उसके फेस पर एक स्माइल भी आ जाती है। अब उसके बाद वो इसे एक पुराने से ऑथर की एक बुक देता है। वो कहते हैं ओल्ड फैशन्ड है, तो वो बोलता है इतना भी पुराना नहीं, 60 साल पुरानी बुक है ये सिर्फ। और साथ ही साथ उस ऑथर के बारे में उसे बहुत सारी बातें भी बताने लगता है और कहता है कि इंपीरियल यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही पढ़ता था और हम दोनों टॉप स्पॉट के लिए वहां पर फाइट कर रहे थे। ये मेरा अच्छा फ्रेंड था, लेकिन इसका राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था। अब ये सुनकर सुबाकी हंसने लगती है और कहती है तुम एक बूढ़े अंकल जैसी बातें क्यों कर रहे हो, इस ऑथर को मरे तो इतने साल हो चुके, ये कहाँ से तुम्हारा क्लास फेलो निकलेगा।
अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसके घर में कुछ चीज़ों को छूने लगती है और वहीं पर एक कॉम्प भी था। ये वही कॉम्प था जो कि कियो की निशानी थी और वो मरते मरते तोयामा को देकर गई थी। इसके साथ ही उसने उसकी डायरी पर टाइटल भी देख लिया था कि अर्थ पर मेरे आखिरी 3 महीने। तोयामा को देखते ही गुस्सा आ जाता है, इसने मेरी चीज़ों को छेड़ा। वो उसे घर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो लोग बाहर देखते हैं तो अभी तक रिपोर्टर घर के बाहर डेरे डालकर बैठे हुए थे। सुबाकी उससे कहने लगती है कि जब मैं यहाँ से निकलूंगी ना तो मुझसे ज़्यादा मुसीबत में तुम पड़ने वाले हो। सारे कहेंगे कि तुम सुपरस्टार सुबाकी के नेबर ही नहीं, उसके बॉयफ्रेंड भी हो। सब तुमसे इंटरव्यू लेंगे। खुद को मुसीबत में देख सकते हो तो ठीक है, मुझे निकाल दो यहाँ से। लेकिन तोयामा कभी भी लाइमलाइट में नहीं आना चाहता था, तो वो मान जाता है और उसे डांट कर दोबारा से घर पर रहने की इजाज़त दे देता है। यहाँ पर बातों बातों में सुबाकी उससे कहने लगती, कल रात ड्रंक होकर मुझे एक अजीब सा सपना आया था। ऐसे लगा था कि जैसे उस पार्टी में तुम आए थे और जैसे मैंने तुम्हें किस भी की थी। अब ये सुनते ही तोयामा वहाँ से भाग जाता है और कहने लगता है कि पता नहीं तुम क्या उल्टा सीधा सोचती हो। जबकि उधर हमें कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को दिखाते हैं। डिटेक्टिव्स ने फुटेज निकाल ली थी और यहाँ पर उन्होंने देखा था तोयामा को, जो कि एक जगह पर गायब हो गया था और उसके बाद उसने सुबाकी को भी अपने साथ गायब कर लिया था। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि ये कैमरा में कैसे कैप्चर हो सकता है, क्या ये कोई ग्लिच है। उधर सुबाकी आज तोयामा के साथ टेरेस पे खड़ी हुई थी और बैल्कनी में सामने उसकी एक बड़ी सी फोटो थी। वो कहती है कि मैं बहुत छोटी उम्र की थी जब मैंने काम शुरू किया था एंटरटेनमेंट की दुनिया में, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं इस तरह के अपने बिल बोर्ड्स देखती हूँ। मुझे अपनी सारी थकान दूर होती हुई फील होती है। वो बहुत प्राउड थी कि आज वो जितनी सक्सेसफुल है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसने एक बहुत बड़ी लिस्ट रखी हुई थी शॉपिंग की, जो कि वो चाहती थी कि तोयामा उसके लिए लेता आए। और ये बात सचीरो ने भी नोटिस की थी। वो कहने लगता है कि मुझे लगता है 400 साल में पहली दफ़ा तुमने किसी लड़की के लिए शॉपिंग की है। वो समझ जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें उस लड़की में कियो की झलक नजर आती है, तभी तो तुम उसकी केयर कर रहे हो। और वाकई था भी कुछ ऐसा ही। अब जैसे ही तोयामा घर पर पहुंचता उसका सारा घर बिखरा हुआ था। इस बात पर वो गुस्सा करने लगता है और सुबाकी को कहता है कि सारा कुछ संभालो। और उन दोनों की आपस में फाइट हो ही रही थी कि इतने में ऊपर से सचीरो आ जाता है, जो कि यहाँ पर तोयामा के लिए कुछ खाना लेकर आया था। उन दोनों को इस तरह से देखकर वो एम्बैरस हो जाता है और वो दोनों भी। लेकिन यहाँ पर अब वो क्या बोलता कि ये मेरा फ्रेंड है जो मुझसे मिलने आया है। उनको झूठ बोलना पड़ता है और सचीरो कहने लगता है कि मैं तोयामा का डैड हूँ। ये सुनते ही सुबाकी बहुत खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि तोयामा के डैड उसके फैन भी हैं और वो घर का बना हुआ खाना खा सकेगी। लेकिन तोयामा तो उनसे साइड पर बैठकर खाना खा रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे ह्यूमन सलाइवा से एलर्जी थी, इसीलिए वो हमेशा अकेले ही डाइन करता था। जबकि उधर मसाशी उसने फुटेज निकलवाई थी और उसके थ्रू से पता चलता है कि एक्चुअली रिको और सुबाकी उन दोनों के हैंड बैग्स उस दिन बिल्कुल एक जैसे थे और इसी वजह से वो हैंड बैग्स एक्सचेंज हो गए हैं। और उसी हैंड बैग में वो फ्लैश ड्राइव है जिसमें उसके खिलाफ सबूत हैं और वो अब सुबाकी के पास है। उधर सुबाकी को कुछ रिलीफ मिलता है। उसे पता चलता है कि रिपोर्टर्स यहाँ से हट चुके हैं, तो वो तुरंत ही अपने घर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके फ्लैट पर उससे मिलने के लिए मैनेजर और उसकी एजेंसी का सीईओ आते हैं, जो उसे कहने लगते हैं कि सॉरी, तुमसे हम अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं क्योंकि तुम्हारी पब्लिसिटी इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि सारे क्लाइंट्स हमसे भाग रहे हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स जो कि उससे अपने ब्रांड्स की प्रमोशन कराते थे, उन्होंने उसे सू भी कर दिया है और अब उसे $1.5 मिलियन का फाइन भी देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उसका स्टारडम भी खत्म हो गया है। वो रात को जब देखती है कि बिलबोर्ड पर उसकी फोटो ही नहीं है, तो ये देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाती। और तोयामा भी साथ खड़ा अपनी बैल्कनी से ये सीन देख रहा था और उसे समझ आ चुकी थी कि ये लड़की ऊपर से जितनी भी चिल दिखती है, इस वक्त ये बहुत दुखी है। अपनी लाइफ में जिस अचीवमेंट पर उसे सबसे ज़्यादा प्राउड था, वही उससे बैठे बिठाए छीन चुकी थी। अब नेक्स्ट डे वो मिलने के लिए जाती है युकिनो से, और युकिनो जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, वो एक्चुअली इस वक्त बहुत खुश थी। वो इस वजह से क्योंकि जिस ड्रामे में लीड एक्ट्रेस का रोल इस वक्त सुबाकी कर रही थी, उसे रिप्लेस करके वो ऑफर उसे मिल रही थी। लेकिन ये बात वो सुबाकी को नहीं बताती और उसे तसल्ली दे देती है कि थोड़े दिनों तक सब ठीक हो जाएगा और तुम देखना, तुम वापस सारा कुछ पा लोगी। और सुबाकी को भी ऐसा ही लगता था कि थोड़े दिनों की बात है, वरना मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ कि मुझे किसी एजेंसी की या किसी ब्रांड की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन घर जाकर वो काफ़ी डिप्रेशन में थी और उसकी सारी बातें तोयामा सुन सकता था। इतने में उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें उसके लिए एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर था और यहाँ पर लिखा हुआ था कि आपके नंबर 1 फैन की तरफ से आपके डाउन मोमेंट्स में मैं आपके साथ हूँ। ये देखकर वो खुश हो जाती है कि अभी भी मेरे फैंस मौजूद हैं। जबकि उधर यूकिनो उसे लीड रोल मिल गया था। वहाँ पर हिरोया आता है जो कि उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा था और सिर्फ सुबाकी का ही पूछे जा रहा था। यूकिनो को बहुत बुरा लगता है कि काश सुबाकी की जगह मैं इसके दिल में ले सकती। सुबाकी उधर सारा दिन अब अपने फ्लैट में अकेली बैठती थी और नेगेटिव रूमर्स और न्यूज़ ही देखती रहती थी। यहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है तो उसे याद आता है कि कहीं रिको का क्लच मेरे पास तो नहीं रह गया। वो तुरंत ही अपना बैग जाकर चेक करती है और वहाँ पर वो देखती है तो रिको का हैंड बैग भी था और वहाँ से उसे एक फ्लैश ड्राइव मिलती है। यही वो चेक करने लगती है जो कि लग रहा था कि एक पागल खाने की है। वहाँ पर एक लड़की चिल्ला रही होती है कि मैं क्रेजी नहीं हूँ बल्कि वो है जिसने मुझे यहाँ कैद किया है। उसे लगने लगता है कि कोई हॉरर मूवी है। वो ये बंद करके रख देती है। लेकिन उस टाइम पर सुबाकी को ये पता नहीं था कि उसके घर में एक हिडन कैमरा है और कोई उस पर नजर रखे हुए है। इतने में हिरोया उसे कल मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि कल सुबाकी की 29th बर्थडे है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ मनाओगी। अब नेक्स्ट डे जैसे ही तोयामा काम से वापस आता है तो वो मसाशी को बाहर देखता है और जो बातें वो कर रहा था वो सुन सकता था और उसे यही लगने लगता है कि कुछ मिस्टीरियस करने के लिए आया है। इतने में वहाँ पर डिटेक्टिव भी पहुँच जाते हैं जो कि तोयामा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे साइड पर ले जाते हैं। जबकि मसाशी ऊपर सुबाकी के पास चला जाता है। सुबाकी कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों लवर्स थे और रिको के इस तरह से चले जाने के बाद तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा। मसाशी उस वक्त काफी मिस्टीरियस दिखाई दे रहा था जबकि तोयामा उसे भी एकदम क्लिक करता है कि मसाशी को उसने पहले भी किसी को ठिकाने लगाने की बात करते सुना था और अब भी वो किसी फ्लैश ड्राइव के बारे में ही बात कर रहा था। वो तुरंत ही वहां से भागता हुआ जाता है और डिटेक्टिव से सॉरी कर लेता है कि फिर मिलूंगा और उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि बुलेट ट्रेन से पहले ही वो गायब हो जाता है। उधर मसाशी को पता था कि फ्लैश ड्राइव कहाँ पर है। वो वही जाकर उठाने ही वाला था कि इतने में तोयामा भी सुबाकी के घर पर आ जाता है और वो आकर मसाशी को कहने लगता है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको प्रेस की कोई परवाह नहीं? पता है मैंने अभी देखा रिपोर्टर्स नीचे आ रहे हैं, वो आपको भी केस में फंसा लेंगे। इस तरह की बातें करके वो मसाशी को वहाँ से निकलने पर मजबूर कर लेता है। लेकिन उसने उसकी नज़रों में देख लिया था कि वो किस चीज़ को उठाना चाहता है। वो साइड पर जाकर वही फ्लैश ड्राइव अपनी पॉकेट में छुपा लेता है। इतने में सुबाकी को एक हॉरर सा गिफ्ट में मिलता है जो देखकर वो काफ़ी डर जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। वो पूछने लगता है क्या कोई और भी गिफ्ट तुम्हारे पास आए हैं? वो कहती है हाँ, ये क्यूट सा बियर आया है। और जैसे ही वो बियर के पास जाता है उसे अपनी सुपर पावर से पता चल जाता है कि इसके अंदर एक हिडन कैमरा है। वो उसकी आंख नोच के बाहर निकालता है और बताता है कि देखो तुम पर कोई नज़र रख रहा था और एक्चुअली वो मसाशी ही था। इसी के थ्रू उसे पता चला था कि सुबाकी ने वो फ्लैश ड्राइव कहाँ रखी है और देख भी ली है। अब सुबाकी को लगने लगता है कि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो तोयामा से रिक्वेस्ट करती है और उसे कहती है कि मुझे ड्राइव करके कहीं ले जाओ, मैंने हिरोया से मिलने के लिए जाना है। और साथ ही साथ उसे कहने लगती है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम इतने कैपेबल हो, तुमने मुझे आज इस कैमरा से भी बचाया, तुम्हें तो मेरा मैनेजर होना चाहिए था। लेकिन वो साफ इनकार कर देता है कि ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद वो उसे एक जगह पर ड्रॉप करता है जहाँ पर हिरोया उससे मिलने के लिए आया हुआ था और उसके बाद वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। लेकिन उनसे बहुत दूर जा चुका था, फिर भी उसे उनकी बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हिरोया उसको एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आया था जो कि सुबाकी के लिए बहुत स्पेशल था। यहाँ पर उसकी और उसके डैड की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। उसे अपना पहला काम मिलने की न्यूज़ भी इसी जगह पर मिली थी, इसलिए ये जगह उसके लिए बहुत स्पेशल है। हिरोया अच्छे से जानता था। वो उससे कहने लगता है कि इस वक्त तुम पर डाउन टाइम है, मैं जानता हूँ तुम बहुत मुश्किल में हो, तुमने पहले एक दफ़ा मुझे रिजेक्ट किया है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस दुनिया में तुम सबसे ज़्यादा क्लोज और इजी मेरे साथ ही होती हो। मैं तुम्हारा बचपन का फ्रेंड हूँ, इसलिए एक दफ़ा फिर कहता हूँ प्लीज़ ये सारी टेंशन्स छोड़ो, मुझसे शादी कर लो। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कभी भी पैसे की किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। एक दफ़ा फिर से सोचो। और उनकी ये सारी बातें तोयामा भी सुन रहा था और जैसे ही सुबाकी उसे आंसर देने वाली थी उसे लगने लगता है कि मेरा दिल बहुत भारी हो गया है। वो तुरंत ही वहाँ पर समय को रोक देता है और उन दोनों से बहुत दूर निकल जाता है ताकि वो इस रेंज से बाहर निकल जाए कि उसे सुबाकी का आंसर ही ना सुनना पड़े। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन वो बेचैन बहुत था, रात को उसे नींद भी नहीं आ रही थी कि इतनी लेट नाइट हो गई है, ये लड़की अभी तक अपने घर नहीं लौटी, या आखिर हिरोया के साथ कर क्या रही है। लेकिन बाद में वो देखता है तो वो ड्रंक होकर उसी के ही दरवाजे पर पहुंची हुई थी।
और फिर उससे कहने लगती हैं कि प्लीज़ मेरी एक बात मानो, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो और मैं तो दिल से अब तुम्हें अपना मैनेजर भी बना चुकी हूँ। एक फ़ोन ले लो मेरी खातिर, मुझे कभी मुसीबत आए तो मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूँगी। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। सो बाकी के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है और वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि तोयामा की ही थी, जो उसे कहने लगता है कि मेरा नंबर है, इसे सेव कर लो। वो बहुत खुश होती है कि तुमने मेरे कहने पर फ़ोन ले लिया, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। कहने लगता है ज़्यादा बकबक की तो तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, और वो तुरंत ही फ़ोन काट देता है। लेकिन सेचिरो कहने लगता है कि मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम्हारी लाइफ में ये लड़की है जो कल ही आई है। 30 साल का तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मेरा नंबर तुमने अपने फ़ोन में सेव नहीं किया। वो अपना नंबर भी उसके फ़ोन में ऐड कर देता है। और फिर इसके साथ ही हमें कुछ बातें पता चलती हैं। एक्चुअली तोयामा बहुत रिच था और उसने 400 साल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज और जगह जगह इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। लेकिन कवर करने के लिए वो बहुत सी चीजें करता था, अपना नाम भी बदलता रहता था, अपना प्रोफेशन भी, और इसके साथ साथ इस वक्त लीगल डॉक्यूमेंट्स में यही दिखता है कि वो बचपन में यूएसए चला गया था और वहाँ पर उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स बहुत रिच थे और उन्होंने ही उसे ये सारा कुछ खरीद कर दिया है। इसीलिए डिटेक्टिव्स को उसका रिकॉर्ड तो बिल्कुल क्लियर लग रहा था, वो उस पर शक नहीं कर सकते थे। अब वो जैसे ही वापस आता है तो यहाँ पर सुबाकी, उसने उससे फ़ोन पर आइसक्रीम मंगवाई थी। वो लेने के बाद उससे कह रही थी कि तुम भी मुझे ज्वाइन करो, हम इकट्ठे खाते हैं। और इसी टाइम पर सुबाकी की मम्मी और उसका भाई वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि कुछ गलत ही मीनिंग निकाल लेते हैं कि जैसे ये हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड है। अब वो सामने बैठा हुआ था और उनके आंसर्स का सामना कर रहा था, लेकिन सुबाकी आकर कहती है कि मेरा नेबर है और इसके साथ साथ मेरा नया मैनेजर भी। और इसी बात पर तोयामा को भी यस करना पड़ता है और मम्मी बड़ी इंप्रेस होती हैं कि ये लड़का इतना यंग है, हैंडसम है और इतनी सी उम्र में प्रोफेसर भी, वाओ। लेकिन साथ ही वो कहने लगती हैं कि बेटी तुम अब शादी कर लो, पता नहीं तुम्हारे फ्यूचर का क्या बनता है। वो कहने लगती है कि हाँ मैं भी ये सोच रही थी, हिरोया ने मुझे प्रपोज भी किया है। मम्मी पूछने लगती हैं क्या तुमने यस की, और ये बात तो यामा भी बहुत एक्साइटेड होकर सुन रहा था, लेकिन वो कहती है नहीं मैंने इनकार कर दिया। ये सुनते ही तो यामा को इतना रिलीव्ड फील होता है कि उसके इमोशंस की वजह से वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव होने लगते हैं और वो बहुत मुश्किल से सारा कुछ कंट्रोल करता है। जबकि उधर युकिनो, आज वो बहुत जेलस हो रही थी क्योंकि उसे पता चला था कि हिरोया ड्रंक हो गया है, और वो भी सुबाकी की वजह से। वो कहता है मैंने उसे फिर से प्रपोज किया, उसने फिर से इनकार किया, लेकिन मुझे लगता है एक दिन वो मुझे यस ज़रूर करेगी। वो अभी तक उससे प्यार करता है और अपने दिल में उसकी जगह लिए हुए है। ये देखकर युकिनो का बहुत दिल टूटता है। जबकि उधर सुबाकी बातों बातों में आज तो यामा को बताती है, कहती है कि कल मैं सोच रही थी वाकई कि जैसे हिरोया का प्रपोजल मैं मान ही लूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक लम्हा रुक सा गया है, टाइम थम गया है, और उसी वक्त मेरा मन नहीं किया कि मैं उसे यस करूं और मैंने उसे इनकार कर दिया। और वाकई समय तो रुका था और तो यामा ने रोका था। अब वो दोनों बैल्कनी में खड़े होकर काफ़ी देर तक बातें करते हैं। वो पूछने लगती है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, तो तोयामा कहता है मेरी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल सी है, जैसे सारी फैमिलीज होती हैं। सुबाकी कहती है कि मेरी फैमिली भी ऐसे ही थी, लेकिन एक दिन मेरे मम्मी और डैडी की लड़ाई हुई और उसके बाद उन दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया। मेरे डैड ने उस दिन हमारा घर छोड़ दिया था। उस दिन मेरी भी डैड से लड़ाई हुई थी और उसके बाद से मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। उसी दिन मैं इतनी डिसहार्ट हुई थी कि मैं सड़क पर दौड़ती जा रही थी, मेरा एक्सीडेंट भी होने वाला था, लेकिन किसी ने आकर मुझे बचाया था। मुझे इस वक्त उसकी शक्ल तो याद नहीं है, अंधेरा भी था, लेकिन मुझे उसकी फ्रेगरेंस याद है। जब भी कभी वो मुझे दोबारा मिलेगा और मुझे अपनी बाहों मिलेगा तो मैं उसे पहचान जाऊंगी। तो यामा पूछने लगता है तुम उसे क्या कहोगी, तो वो कहती है मैं उसे तुरंत ही कह दूंगी कि क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। हाँ, लेकिन अगर वो अब तक बुढ़ा और टकला ना हो गया हो तो यामा कहने लगता है कैसा, बिल्कुल भी नहीं, वो अभी तक हैंडसम होगा। जबकि तोयामा के पास वही फ्लैश ड्राइव आ चुकी थी और उसमें वो देख सकता था कि सबूत हैं। मसाशी का रिलेशनशिप भी था रिको के साथ, और ये भी पता चल रहा था कि उसने अपनी वाइफ को आजकल टॉर्चर किया हुआ है, कहीं किसी सेल में बंद करके रखा हुआ है। इतने में उसे सुबाकी की चीख सुनाई देती है। वो भागता हुआ उसके घर के बाहर जाता है और पता चलता है कि एक्चुअली वो पेंटिंग कर रही थी। अब सोच रही थी कि मेरा एक्ट्रेस का कैरियर तो ख़त्म हो गया है, क्यों ना मैं पेंटर बन जाऊं। लेकिन वो जितनी बड़ी आर्टिस्ट है ये तो उसकी पेंटिंग्स देखकर पता चल ही रहा था। इसके साथ साथ वो और भी ऑप्शन सोचती है, लेकिन इन दी एंड निराश हो जाती है और कहती है कि मुझे एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं आता, अब पता नहीं मेरा क्या बनेगा।
इतने में वो दोनों बैठकर टीवी देखने लगते हैं। वो कहती है कि आज वही ड्रामा आना है जिसमें मैं लीड रोल में थी, देखते हैं किसने ये जगह ली है। और जैसे ही वो देखती है कि ये जगह यूकिनो ने ले ली है तो ये देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि यूकिनो ने उसे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। उसे लगता है कि जैसे बचपन की दोस्त ने भी उसे धोखा दे दिया है। अब कल ही यूकिनो उसे मिलने के लिए बुलाती है। सुबाकी तो उसे आज भी कुछ नहीं कह रही थी और कहती है कि तुम्हें पहली दफा लीड रोल मिला है, मैं तुम्हें बेस्ट विशेस देती हूँ। लेकिन यूकिनो बहुत गुस्से में थी। उससे कहने लगती है कि तुम समझती क्या हो खुद को, देखो आज तुम स्टारडम से गिर चुकी हो, मैं देखना उस पॉइंट पे पहुंचूंगी जहां तुम भी नहीं गई। और साथ ही साथ सारा गुस्सा उस पर निकालती है कि हिरोया हमेशा तुम्हें देखता है और तुम इस सिचुएशन को एंजॉय करती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं भी उसे लाइक करती हूँ। ये बातें सुबाकी को आज पता चल रही थी। जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती है वो भी उसके दिल में इतनी नफरत पाले हुए है। सुबाकी का बहुत दिल टूटता है और उसके बाद वो वहां से जाने लगती है। लेकिन वहीं पर तोयामा ने देखा था कि कोई है जो सुबाकी पर हमला करना चाहता है। वो टेलीपोर्ट होकर आता है और उसकी जान बचा लेता है, लेकिन गिरने की वजह से उसके सिर पर चोट तो लगी थी और वो हॉस्पिटल में एक दफा एडमिट भी हो गई थी। यहीं पर ही हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए हिरोया भी पहुंच जाता है। तो यामा जैसे ही कमरे से निकलता है वहां पर उसे एक बूढ़ा सा पेशेंट मिलता है जो कहने लगता है, आपने बहुत सालों पहले मेरी जान बचाई थी, मुझे आज भी आपका नाम याद है, आप किंजी हैं। लेकिन वो कहने लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वहां से चला जाता है। लेकिन ये नाम सुनते ही पीछे खड़ा हिरोया हैरान रह जाता है। उसे याद था कि उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था तो सुबाकी को जिसने बचाया था वो भी कोई सर्जन ही था और जाते जाते उसका नेम टैग गिर गया था और उसके ऊपर यही नाम लिखा हुआ था। ये देखते ही हिरोया को शक होने लगता है कि तोयामा को लेकर कुछ तो फिशी है। जबकि मसाशी अपना एक बंदा भेजता है और जिस वक्त सुबाकी हॉस्पिटल में थी वो उसकी ड्रिप में एक ऐसी ड्रग मिला देता है जिसे मिलाते ही वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल से गायब करते हैं और उसके बाद एक गाड़ी में बिठा देते हैं। अब वो उसकी गाड़ी को खाई से नीचे गिराना चाहते थे और ऐसे में वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अपनी सुपर पावर्स की वजह से तोयामा को उसकी आवाज आ जाती है। वो टेलीपोर्ट होकर उसी पॉइंट पर पहुंचता है और उसकी गाड़ी को खाई में गिरने से बचा लेता है। उसकी ये पावर्स अब उसके सामने आ चुकी थी और सुबाकी उसे इस तरह से देखकर हैरान रह जाती है। अब तोयामा ने सुबाकी की जान तो बचा ली थी, लेकिन वो एक फ्लैश के साथ ही वहां से गायब हो जाता है और जैसे ही सुबाकी बाहर निकल कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन हेडलाइट्स पर किसी के हाथ जख्मी होने के निशान थे। अब सुबह की जैसे ही हॉस्पिटल वापस पहुंचती है तो वो वहां पर देखती है तोयामा को। उसे कहती है कि तुम क्लिफ पर आए थे मुझे बचाने के लिए, और साथ ही साथ उसने नोटिस किया था कि उसका हाथ भी जख्मी है। लेकिन तोयामा कहने लगता है कि शायद ड्रग्स के असर की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हिरोया भी उसकी रियलिटी जान चुका था। वो उससे कहने लगता है कि तुम वही डॉक्टर किंजी हो जो 12 साल पहले एक हॉस्पिटल में काम करते थे और तुम ही थे जिसने सुबाकी की ट्रक के नीचे आने से जान बचाई थी। लेकिन तोयामा उससे कहने लगता है कि उल्टा सीधा मत सोचो, इस वक्त तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत है अपने भाई के बारे में। सुबाकी को अपने भाई से बचा के रखना, बस इतनी ही वार्निंग तुम्हें दे सकता हूँ। अब उसके बाद वो घर जाता है और खुद ही अपनी ड्रेसिंग भी करता है और इसके साथ ही उसे आवाज़ें आ गई थी कि हिरोया सुबाकी को घर तक छोड़ने के लिए वापस आया है। अब वो सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सुबाकी के घर से चीख की आवाज़ आई थी। वो जाकर देखता है तो वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था। उसके घर में किसी ने घुसकर तलाशी लेने की कोशिश की थी। ऑफ कोर्स वो मसाया के ही लोग थे जो वहाँ पर फ्लैश ड्राइव तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिली थी। और इसके साथ साथ मसाया को उसके आदमी बताते हैं कि हमने तो अपनी तरफ से काम पक्का किया था, लेकिन वहाँ पर तोयामा आ गया था और वो कहाँ से आया और कहाँ को गायब हो गया कुछ पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चल गया कि वो सुपर ह्यूमन है। और इसके साथ ही मसाया को शक भी होने लगता है कि तोयामा ही यकीनन वो इंसान है जिसने वो फ्लैश ड्राइव चुरा ली है, वरना वो सुबाकी के घर पर ही होती। उधर सुबाकी अपना सारा घर ऐसी हालत में देखकर बहुत डरी हुई थी और वो पहुंच जाती है तोयामा के घर पर। उसे कहने लगती है कि तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी? ये मेरी हेडलाइट से टकराने की वजह से लगी है ना? लेकिन ऑफ कोर्स तोयामा उसकी बात नहीं मानता बल्कि इनकार करता रहता है। अब उसके बाद वो फ्रेश होकर आती है और उसी के ही कपड़े पहन लेती है और फिर उसके सामने आकर उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि मुझे पता है सुनने में बहुत सेक्सी लगता है किसी लड़के के घर में जाना, वहीं पर ही शावर लेना और फिर उसी के ही कपड़े पहन लेना। अगर तुम मेरे बारे में अपने मन में कोई बात रखोगे तो फिर हार्ट ब्रोकन ही रह जाओगे, इसलिए कुछ ज़्यादा मत सोचना।
मैं सिर्फ मजबूरी की हालत में सारा कुछ कर रही हूँ। जबकि आगे से तोयामा उसे कहने लगता है कि ठीक है माना तुम सुंदर हो, सुंदर तो ये वास भी है और सुंदर तो ये बोनसाई भी है, लेकिन मेरे लिए तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो। जिस तरह से ये सुंदर आर्टिकल्स हैं, तुम भी वैसे ही सिर्फ एक चीज़ हो। मैं तुम्हारे लिए कोई इमोशंस नहीं। ये सुनकर तो पहली दफ़ा सुबाकी को लगता है कि लाइफ में उसकी इंसल्ट हो गई है। वो ये सारी बातें अपने भाई से भी शेयर कर लिया करती थी और उसका भाई भी उससे कहने लगता है कि कोई कैसे ऐसे आ सकता है और गाड़ी रोक सकता है अपने हाथ से, तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं और लगता है कि तुम उस लड़के से रिजेक्ट हो गई हो। पहली दफ़ा कि तुम किसी को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और आगे से उसने तुम्हें घास ही नहीं डाली। उधर डिटेक्टिव्स अब जाते हैं तोयामा से मिलने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी में और फिर उससे पूछने लगते हैं कि तुम उस रात पार्टी में क्या कर रहे थे। वो साफ मुकर जाता है कि मैं वो था ही नहीं। और इसके साथ साथ एक और बात पता चलती है कि जिसने सुबाकी के ऊपर वास फेंक कर उसे मारने की कोशिश की थी वो रिको का एक क्रेजी फैन था जो कि उसका स्टॉकर भी था और अब उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ वो लोग उससे और भी क्वेश्चंस करते हैं। तोयामा को शक था मसाया पर, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता क्योंकि वो खुद को या सुबाकी को किसी भी ट्रबल में नहीं डालना चाहता था। लेकिन उधर मसाया को एक बात से बहुत डर लग रहा था और वो ये था कि जो भी रिको का क्रेजी फैन था वो अक्सर उसके पीछे पीछे रहता था। तो वो मेरे बारे में भी जानता होगा कि मैं ही हूँ मसाया जो रिको के होने वाले बेबी का डैड था, इसलिए उसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। और यही बात डिटेक्टिव जैसे ही उस टॉकर से जाकर पूछने वाले थे उन्हें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट था और खिड़की से कूदकर उसने अपनी जान दे दी है। लेकिन ऑफ कोर्स ये उसने खुद नहीं किया होगा, ये सारा कुछ मसाया नहीं कराया था। अब एक दिन मसाया मौका पाकर सुबाकी से मिलने के लिए चला जाता है। एक बहाने से वो वहाँ पे उससे यही फ्लैश ड्राइव के बारे में कुछ बातें पूछना चाहता था। वो भी जिक्र करती है कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक लड़की चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। मुझे तो लगा वो कोई हॉरर मूवी थी, लेकिन पता नहीं वो रिको की फ्लैश ड्राइव में क्या कर रही थी और वो फ्लैश ड्राइव भी अब पता नहीं कहाँ है। उधर तोयामा भी आज सचीरो के साथ बैठकर कुछ खेल रहा था और सचीरो फील करता है कि आज ये उदास है। वो कहता है कि 400 साल में पहली दफ़ा है कि मैंने तुम्हें ह्यूमन वाले इमोशंस देखे हैं। लगता है तुम्हें जेलसी हो रही है। पहली दफ़ा तुम्हारा दिल किसी लड़की के लिए धड़कने लगा है। और वाकई ऐसा था, लेकिन तोयामा एडमिट नहीं कर रहा था। अब जैसे ही वो घर वापस आता है तो सुबाकी भी उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और फिर उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे, और फिर ज़बरदस्ती अंदर घुस जाती है। सुबाकी बताती है कि पता है वहाँ मसाया आ गया था आज और उसी की वजह से मैं ढंग से खाना भी नहीं खा सकी। तोयामा कहने लगता है कि इस मसाया से तो तुम फासला ही रखा करो। वो आगे से बोलने लगते हैं क्या तुम जेलस हो रहे हो, इतना बता दो मसाया मेरे टाइप का नहीं है। और इसके साथ ही वो ऑफ कोर्स ड्रंक भी हो चुकी थी तो उससे बोलने लगती है कि मुझे सिर्फ 15 सेकंड्स दे दो और उसके बाद देखना तुम मुझे कोई आर्टिकल या कोई चीज़ नहीं समझोगे, बल्कि मैं तुम्हें एक लड़की की तरह अट्रैक्टिव लगूंगी। और उन 15 सेकंड्स में वो उसे ऐसी अदाएं दिखाती है कि उसके बाद तोयामा उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता और फिर उसे किस ही कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तोयामा बिस्तर पे पड़ा हुआ था और उसे फीवर हो चुका था। हार्ट बीट भी बहुत फास्ट थी। वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और उनसे पूछने लगती है कि अगर किसी को फीवर हो तो उस बच्चे का कैसे ख्याल रखते हैं। उसकी मम्मी कहती है तुम्हारे हालात इतने ख़राब जा रहे हैं क्या कि तुम बेबी सिटिंग कर रही हो। लेकिन टिप्स लेने के बाद वो उसकी बॉडी को वाइप करती है, लेकिन तोयामा उसे वहाँ से भगा देता है। अब उसके बाद उसके घर की सफाई करने लगती है, लेकिन इसी सफाई के बीच उसने बहुत सारे एंटीक पीस तोड़ दिए थे और लाखों का नुकसान कर दिया था बेचारे तोयामा का। लेकिन उसे ट्रैश में कुछ दिखता है और वो ब्लड था जो एक पट्टी पर लगा हुआ था। वो आकर कहने लगती है कि मेरी कार से ही हुआ है ना, इसका मतलब है मुझे हेलुसिनेशंस नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही वो आकर उसके हाथ की पट्टी खोलती है तो देखती है कि जख्म तो हील हो चुका था। उसे लगता है कि कोई छोटा मोटा सा जख्म होगा, लेकिन तोयामा की एक तो तबीयत खराब थी और ऊपर से उसे डर था कि ये मेरा राज ना जान जाए। वो उसे खुद से दूर करने के लिए कह देता है कि तुम उल्टी सीधी बातें करती हो और लोगों की ज़िंदगी में फजूल में दखल अंदाजी करती हो, इसीलिए तुम लोनली हो। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ और मुड़ के ना आना। अब अपनी इतनी इंसल्ट सुनकर सुबाकी को गुस्सा आता है, वो वहाँ से निकल जाती है। जबकि उधर हिरोया को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो एक हॉस्पिटल का नंबर था। वहाँ से एक लड़की बोल रही थी जिसका नाम रीसा था और रीसा उसकी भाभी है जो हेल्प करने को कह रही थी। वो कॉल बैक तो करता है, लेकिन कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था कि यहाँ से कोई रीसा नाम की लड़की ने तुम्हें कॉल की है। जबकि उधर डिटेक्टिव्स को पता चल जाता है जो आखिरी नोट रिको लिख कर गई थी
वो एक्चुअली उसकी शूटिंग के बीच में से लिया गया था, इसीलिए उसके साथ हैंड राइटिंग मैच हो रही थी और इससे उन्हें साबित हो जाता है कि वाकई रिको ने खुद की जान नहीं ली, इसके पीछे कोई और है। उधर सुबाकी उसने मैसेज किए हुए थे तोयामा को, लेकिन वो मैसेज रीड करके उसे रिप्लाई ही नहीं कर रहा था और बेचारी सुबाकी की इंतजार कर करके बुरी हालत हुई थी। सचीरो आ जाया हुआ था और वो केयर कर रहा था तोयामा की और उससे कहता है कि तुम्हारी ये हालत 15-20 साल पहले भी हुई थी, जब गलती से ह्यूमन सलाइवा तुम्हारी कॉफी के अंदर चला गया था। अब तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो, क्यों केयरफुल नहीं हो? तुम्हारा आखिरी महीना है ये अर्थ पर और उसके बाद तुमने चले जाना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तो तुम्हें प्ले बॉय ही समझूंगा। मेरे बेटे होते तो अब तक पिटाई भी कर देता। अब नेक्स्ट डे तोयामा एक ओल्ड मैन को अपनी बिल्डिंग के बाहर देखता है जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड थे और वो बार बार बिल्डिंग में किसी को तलाश कर रहे थे। एक्चुअली वो कोई और नहीं बल्कि सुबाकी के डैड थे, जो चोरी चोरी शायद अपनी बेटी को ही देखने के लिए आए थे। उधर सुबाकी के पास अब पैसे कम हो गए थे तो अपने बहुत सारे ब्रांडेड आइटम्स उसने ऑन सेल लगा दिए थे, लेकिन एक स्टार होने की वजह से वो अपना नंबर तो दे नहीं सकती थी, तो जिसे वो अपना मैनेजर समझती थी तोयामा उसका नंबर डाल दिया था। इसी वजह से उसे बार बार लोग निगोशिएशंस के लिए मैसेज कर रहे थे। वो इतना एनॉय होता है कि बैल्कनी में आकर उससे लड़ने लगता है और कहता है कि प्लीज अपने इस एड के ऊपर से मेरा नंबर काटो। सुबाकी कहती है चलो थैंक्स गॉड, इसी बहाने ही सही तुम मुझसे बात तो कर रहे हो। वो जाने लगता है तो उसे रोकती है और कहती है कि आज तक लोग मुझे रेजिस्ट नहीं कर पाते थे। इतनी बड़ी टॉप स्टार हूँ, मुझे देखकर बहुत से लोग अपना दिल मुझे दे बैठते हैं, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे डंप करने की। पर तुमने मुझे 15 सेकंड में ही डंप कर दिया। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ तुम ही सवार हो। बस मुझे तुम और तुम्हारे साथ बिताया हुआ वो मोमेंट याद आता है जब तुमने मुझे किस की थी। अब उसने खुला खुला उससे कन्फेशन कर दिया था कि वो उसके लिए फॉल कर चुकी है, लेकिन तोयामा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। अब बेचारी की हालत देखने वाली थी। वो अपने भाई से कहने लगती है कि अब तो मैं ऑफिशियली रिजेक्ट हो गई हूँ, इतनी क्लियर फीलिंग्स बताने के बाद भी। अब भाई ये बातें सुनता है तो तोयामा के पास जाता है, लेकिन उसकी नज़र पड़ जाती है उसके कमरे में, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत एंटीक आइटम्स पड़े हुए थे। कुछ ऐसी टेलीस्कोप्स थी जो बहुत महंगी और बहुत रेयर थी। उसे भी एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था, तो यहीं पर ही उसकी तोयामा से दोस्ती हो जाती है। जबकि उधर हिरोया वो उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसे रीसा के होने का शक था, लेकिन एक नर्स थी जो रीसा का नाम सुनकर वहां से छुप जाती है। बाकी लोग तो इनकार कर देते हैं कि ऐसा कोई पेशेंट यहाँ पर नहीं। दूसरी तरफ तोयामा ने आज फाइनली सुबाकी को मैसेज किया था और एक जगह मिलने के लिए बुलाया था। वो वहीं पर खड़ी उसका वेट कर रही थी खुशी खुशी कि वो मैसेज करता है कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा। वो गुस्से में वहां से जाने वाली थी कि इतने में कोई उसे आवाज़ देता है और वो थे उसके डैड। वो अपने डैड को इतने सालों बाद देख रही थी और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली तोयामा ने डैड और बेटी की ये मीटिंग कराई थी। सुबाकी के बारे में उसे पता था कि उसका एक सपना है कि वो अपने डैड से दोबारा मिले, उनके साथ बैठकर बातें करे और अपने दिल का बोझ हल्का करे। उसने बस उन दोनों को ही मिलवाना था, मिलवा दिया। वो दोनों मिलते हैं और अपने सारे पुराने गिले शिकवे एक दूसरे से दूर करते हैं। डैड तो सुबाकी का हर प्रोग्राम, हर फिल्म देखा करते थे, लेकिन सुबाकी कहती है कि आप इतने बूढ़े हो गए हैं, ये चीटिंग है। आप वन साइडेड मुझे बड़ा होते देखते रहे, लेकिन मैं आपको ना देख सकी। जबकि उसी टाइम पर खुद तोयामा मसाया से मिलने के लिए गया हुआ था। मसाया कहता है कि मुझे तुमसे सिर्फ एक फ्लैश ड्राइव चाहिए, वरना मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। और उसके बाद लिफ्ट बंद करके चला जाता है, लेकिन टॉप फ्लोर पर पहुंचता है तो उसके दरवाजे के आगे पहले से ही तोयामा खड़ा हुआ था। तोयामा उसे धमकी देता है और कहता है कि सुबाकी से दूर रहो, मैं उसे तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, ये जान के रखना। जबकि उधर सुबाकी आज खुद से कुछ कुकिंग करके आती है तोयामा के पास उसका थैंक्स करने के लिए और कहती है कि आज तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया, वहाँ पर मुझे अपने डैड मिल गए, इसलिए मैं तुम्हारा थैंक्स करने के लिए आई हूँ। लेकिन जो खाना वो बना कर लाई थी वो तो सारा जला हुआ था। आज रात जब तोयामा सोता है तो उसे एक सपना आता है जैसे कोई उसके हाथ से वही फ्लैश ड्राइव लेकर जा रहा है। और नेक्स्ट ही मॉर्निंग सुबाकी के पास डिटेक्टिव्स आते हैं जो उससे पूछने लगते हैं रिको के केस के बारे में। वो पूछते हैं कि तुम्हें कोई शक है रिको का सीक्रेट बॉयफ्रेंड कौन था? तो वो कहने लगती है कि वो मसाया था। मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना है। लेकिन जब डिटेक्टिव्स मसाया के पास जाते हैं तो वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरा उससे कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं था, हम फॉर्मली बस 2-4 फंक्शंस पर ही मिले थे। जबकि सुबाकी यही बात जाकर तोयामा को बता देती है कि आज मैंने डिटेक्टिव्स को बता दिया है कि मसाया ही वो लड़का है।
जो रिको का बॉयफ्रेंड है, वो तो तुम पे शक कर रहे थे, देखो मैंने तुम्हें बचा लिया। लेकिन तोयामा ये सुनकर खुश नहीं होता, बल्कि उससे कहने लगता है कि दूसरों के मामलात में दखल ना दो। उसे तो उसकी सेफ्टी की फिक्र हो रही थी, लेकिन सुबाकी उससे कहने लगती है, क्या तुम बहुत पॉसेसिव हो रहे हो, एक डोमिनेटिंग हस्बैंड, मुझे ये रोल तुम्हारा बहुत पसंद आया। जबकि उधर हिरोया ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की थी, उसे अपने भाई मसाया पर शक था। रिको की मौत जिन दवाइयों की वजह से हुई थी वो स्लीपिंग पिल्स थी, और इसी तरह की दवाइयाँ उसके भाई फूमिया की बॉडी से भी मिली थी जब वो भी मर गया था कुछ सालों पहले। उसे लगने लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, इन दोनों के साथ मसाया का लिंक है, तो कहीं मसाया नहीं तो इन दोनों को खत्म नहीं कराया। जबकि उसी टाइम पर सुबाकी आज अपने घर तोयामा को बुलाकर लाती है और कहती है कि मेरे घर मेरे डैड पहली दफ़ा आ रहे हैं, तुम भी हमें ज्वाइन करो। वो भी आता है, लेकिन उनसे फासला रख कर खाना खाने लगता है। डैड को तोयामा बहुत अच्छा लगा था, ऑफ कोर्स उसी ने ही तो डैड और बेटी का पैचअप जो कराया था। यहाँ पर वो लोग उसे सेलिब्रेट करने के लिए एक दफ़ा वाइन देते हैं, और वाइन उसने ड्रिंक कर ली थी और उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उससे चीज़ें कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। जब डैड चले जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी सुपर पावर्स दिखाने लगता है, और सुबाकी देख देख कर हैरान हो रही थी कि किस तरह से मेज़ और हर चीज़ उड़ रही है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी वो ड्रंक ही रहता है, वो उसे उसके कमरे में छोड़ती है और फिर सोचने लगती है कि कल रात को मुझे कितने उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे ड्रंक होने के बाद। जबकि सचीरो से बाद में डांट पड़ती है तोयामा को, वो उससे कहने लगता है कि आज तक तुम मेरे साथ बैठकर तो ड्रिंक करते नहीं हो, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो, जब तुम्हारे जाने का समय हो रहा है तुम अपने आप को रिवील करते जा रहे हो। वो उसे यही मशवरा देता है कि तुम मैच्योर रहो, देखो मैं तुम्हारा इतना पुराना फ्रेंड हूँ, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ 30 साल रहा हूँ, शायद 10-20 साल और रहूं, लेकिन तुम्हारी 400 साल की जिंदगी में ये थोड़ा सा लम्हा था, इसलिए तुम्हें हम ह्यूमंस से डिफरेंट होना चाहिए, तुम्हारे इमोशंस भी डिफरेंट होने चाहिए। और फिर उसके बाद तोयामा ने एक जगह मसाया को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, वो उसे वही फ्लैश ड्राइव दिखाता है और कहता है कि ये लेने के बाद तुम सुबाकी को कभी तंग नहीं करोगे। वो कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है, सिर्फ फ्लैश ड्राइव से है। लेकिन वो फ्लैश ड्राइव लेने के बाद वो उस पर अटैक करा देता है, पर तोयामा के पास तो सुपर पावर्स थी जो वो उनके सामने फुली रिवील कर देता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और मसाया के हाथ से वो फ्लैश ड्राइव भी ले लेता है, पर जाते जाते वो दोबारा से उस पर एक गोली चलाते हैं। लेकिन अब की बार उसकी पावर्स ढंग से काम नहीं कर रही थी और वो समय को नहीं रोक पाता, गोली उसे लग जाती है और वो उसके हाथ से वही फ्लैश ड्राइव लेकर चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो देखते हैं कि तोयामा अपनी जगह से गायब हो गया है। तोयामा अपने घर पर था, सुबाकी ने एक दफ़ा चोरी चोरी उसका पासवर्ड देख लिया था, वो उसके घर में आती है। उसे इस तरह से देखकर वो बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वो एम्बुलेंस नहीं बुलाने देता और उसके बाद वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है। उसे अपनी सुपर पावर्स भी दिखाता है और कहता है कि मैं 400 साल पहले यहाँ पर आया था, मैं एक एलियन हूँ, इसलिए मुझे तुम एक मॉन्स्टर ही समझो, मैं जब चाहूँ तुम्हें मार सकता हूँ, मुझसे दूर चली जाओ। तुमने मुझसे लव कन्फेस किया था, उसका ये जवाब है कि तुम और मैं एक नहीं हो सकते, हम डिफरेंट हैं। अब उसे तो उसने डांट के भगा दिया था। उसके बाद सचीरो वहाँ पर आता है और उसकी पट्टी वगैरह करता है, लेकिन सचीरो और तोयामा दोनों ही परेशान थे क्योंकि अब कभी कभी तोयामा की सुपर पावर्स काम नहीं करती। इसका मतलब है कि उसके सिस्टम्स में गड़बड़ आ रही हैं। उधर सुबाकी अपने भाई से भी कहने लगती है कि पता है मैं एक दफ़ा फिर से रिजेक्ट हो गई हूँ और मुझे इतने गुस्से से तोयामा ने कहा है कि मैं एक एलियन हूँ 400 साल पुराना, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। क्या कोई इस तरह की बकवास करके भी मुझे खुद से दूर कर सकता है? उसने मुझे स्टूपिड समझा हुआ है। लेकिन यहाँ पर उसका भाई कहने लगता है कि हो सकता है वो वाकई एलियन हो, क्योंकि जिस तरह की इन्फॉर्मेशन उसके पास है और मिस्टीरियस दिखता है, वो हो भी सकता है। अब उसके बाद भाई जाता है सीधा तोयामा के पास और उसके सामने बो करके कहने लगता है कि मुझे आपकी हर बात पर विश्वास है, लेकिन प्लीज़ मेरी सिस्टर का दिल ना तोड़ें। अब एक दिन तोयामा बाहर जा रहा था कैंपिंग करने के लिए, तो सुबाकी भी उसके साथ ज़बरदस्ती चिपक जाती है और कहने लगती है कि मुझे भी कैंपिंग का और नेचर देखने का बहुत शौक है। अब वो वहाँ पर नेचर में एंजॉय कर रहा था और सुबाकी उसके आसपास काफ़ी शोर मचा रही होती है, लेकिन आज वो उसे एनोइंग नहीं, बहुत क्यूट ही दिख रही थी। उसके बाद वो उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है कि एक दफ़ा फिर तुम्हें क्लियर कर दूं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, और हाँ तुम्हारी मैंने हेल्प बहुत दफ़ा की है इस वजह से कि तुम्हारी शक्ल किसी ऐसी इंसान से मिलती है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर अब मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्लीज़ यहाँ से चली जाओ और मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब इतना बुरा बिहेव करके उसने सुबाकी का दिल तोड़ा था। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जंगल से बाहर निकलते ही उसे सामने हिरोया दिखाई देता है जो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से सेफली निकल जाता है।
और फिर शाम को सचीरो वहाँ पहुँचता है तोयामा की कॉल पर। देखता है तो उसकी हालत फिर से बहुत खराब थी। वो उसे कहने लगता है कि लगता है तुम्हारी बॉडी ने अब जवाब दे दिया है, तुम्हारी लिमिट्स खत्म हो रही हैं, तुम्हारा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, तुम्हें अपने प्लेनेट पर चले जाना चाहिए। थैंक्स गॉड कि अब बस थोड़ा ही टाइम रह गया है। यहाँ पर तोयामा उसे पूछने लगता है कि तुम्हारी वाइफ से कैसा रिलेशन है। वो बताता है 25 साल हम इकट्ठे रहे हैं, हम इकट्ठे बूढ़े हो रहे हैं और जिंदगी को इस तरह से एक साथ गुजारना, जीना, ये सब कुछ बहुत सुंदर है। ये सुनते ही तोयामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी भी उम्र बढ़े, मैं इस तरह से जी के थक चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं भी उसके साथ लाइफ एक्सपीरियंस करूँ, वो बूढ़ी हो और मैं भी बूढ़ा हूँ और उसके बाद हम दोनों इस दुनिया से जाएं इकट्ठे। और फिर इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। जब सुबाकी वहाँ से जा रही थी तो यहाँ पर तोयामा ने एक दफ़ा समय रोक दिया था। वो गया था और उसे एक किस की थी और इसी किस की वजह से उसकी इस वक्त तबीयत खराब हुई थी। अब जब वो वापस आता है तो हीरोया उससे मिलने के लिए आया हुआ था। वो हीरोया को दिखा देता है कि मेरे पास कौन सी पावर्स हैं और फिर उससे कहता है क्या ना मेरे पीछे ना आना, बस सुबाकी का ख्याल रखना। लेकिन उधर सुबाकी बेचारी का बहुत दिल टूटा हुआ था। वो प्यार में हार्ट ब्रोकन होने की वजह से बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। फिर एक दिन वो सुनता है तो सुबाकी को एक कॉल आई हुई थी एक सपोर्टिंग रोल के लिए। उसने हमेशा लीड रोल किए थे लेकिन अब पैसे की कमी होने की वजह से वो ये रोल भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और दिल को तसल्ली देती है कोई बात नहीं, सपोर्टिंग रोल का एक्सपीरियंस भी मुझे होना ही चाहिए। जबकि उधर हीरोया वो सीधा डिटेक्टिव्स के पास जाता है पर उनसे कहने लगता है कि मुझे मसाया पर शक है, मुझे लगता है मेरे भाई फूमिया को भी उसी ने ही ख़त्म किया था और रिको को भी, और इसके साथ साथ मेरी सिस्टर इन लॉ वो भी मिस्टीरियसली कुछ अरसे से गायब है। मुझे लगता है इस सब के पीछे भी उसी का हाथ है। जबकि उधर बेचारी सुबाकी जो हमेशा से सुपरस्टार थी अब कोई उसे भाव भी नहीं दे रहा था। उसे खुद ही खुद का ख्याल रखना पड़ता है और घंटों शूट पर खड़े होकर इंतजार भी कर रही होती है अपनी बारी आने का। अब वो कमरे में बैठ जाती है जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि हीरोया को वही नर्स कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि यहाँ पर रीसा को इलीगली बहुत सालों से छुपाया गया है। वो मेंटल पेशेंट नहीं है लेकिन उस पर टॉर्चर हो रहा है। उधर सुबाकी की जब आंख खुलती है तो सेट से सारे लोग जा चुके थे और उसकी जगह शायद साइड रोल भी किसी और को ही दे दिया गया था। यहाँ पर वो बहुत सैड हो जाती है लेकिन जैसे ही मुड़कर देखती है तो पीछे तोयामा आया हुआ था। वो उसे डांटती है कि आप क्या लेने आए हो और उसे डांटते डांटते वो गुस्से से साथ में रोने भी लगी थी। वो जैसे ही जाने लगती है तो वहाँ की सारी लाइट्स ऑन कर देता है और फिर उसे अपनी पावर से फ्लोट कराता हुआ अपनी गोद में ले लेता है। वो जैसे ही उसकी बाहों में आती है वो पहचान जाती है, कहती है तो वही फ्रेग्रेंस है जिसका मुझे 12 साल से इंतजार था, तुम वही हो। ये सुनते ही वो उसे किस कर लेता है लेकिन किस करते उसकी हालत दोबारा से खराब हो गई थी। अब वो उसके साथ बैठी हुई थी और उसे पूछने लगती है कि जब भी तुम मुझे किस करते हो तुम्हें क्या हो जाता है, तुम कौन हो, तुम सच में एलियन हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता, बस उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। अब उसके बाद एक और बात सुबाकी को पता चलती है। वो अपने कमरे में बैठकर भी जो भी बोलती थी वो सारा कुछ तोयामा सुन लेता था। वो जब भी उसे आवाज़ देती थी वो तुरंत ही उसे देखने के लिए आ जाता था और आज वो उसके सामने उसकी बैल्कनी में टेलीपोर्ट भी हो जाता है। उससे वो कहता है जब भी मुझे मिस करो बस बोल देना, मैं तुरंत ही पहुँच जाऊँगा। अब वो दोनों इकट्ठे खड़े होकर बहुत सारी बातें करते हैं और इसके साथ साथ सुबाकी उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे प्लांट में सब कुछ कैसा था, क्या तुम बर्थडेज मनाते थे, अगर नहीं तो हम आज के दिन हर साल अपनी एनिवर्सरी मनाया करेंगे क्योंकि आज ही हम दोनों लवर बने हैं। लेकिन तोयामा कहता है कि हाँ, तुमने जितना भी सेलिब्रेट करना है, जितनी भी लाइफ एंजॉय करनी है, हम इन 3 हफ्तों में करेंगे क्योंकि उसके बाद मैंने यहाँ से चले जाना है, मैं इससे ज़्यादा यहाँ स्टे नहीं कर सकता। अब ये सुनते ही सुबाकी एकदम शॉक में चली जाती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा तो तुम अपने होम प्लैनेट जा रहे हो, लेकिन तुम वापस कब आओगे। अब वो खामोश रहता है। वो पूछती है 1 साल, 2 साल, 10 साल और बस वो उसकी आंखों में आंसू देखकर कहती है क्या तुम कभी वापस नहीं आओगे। और फिर उसके बाद वो भी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उस बेचारी को प्यार मिला लेकिन उसकी खुशी बस आधे दिन की ही थी। जबकि और इसके साथ ही एक तरफ तो सुबाकी ड्रिंक कर रही थी जबकि दूसरी तरफ सचीरो के साथ बैठकर तोयामा भी ड्रिंक करने लगता है और कहता है मुझे 400 साल में कभी भी लोनली फील नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं किसी से प्यार में पड़ चुका हूँ तो उसको छोड़कर चले जाना, ये सोचते ही मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता हूँ। मुझे लगता है मैं तन्हा रह जाऊँगा। और उसके बाद वो ड्रंक हो जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। सचीरो से तो वो कंट्रोल भी नहीं हो रहा था।
तो वो उससे कहने लगता है कि देखो 400 साल तो तुमने इंतजार किया है, 400 साल और कर लेना, थोड़े दिन जी लो सुबाकी के साथ ही। लेकिन उसके इमोशंस इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे कि उस पूरे के पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव होता है और वहाँ की पावर ऑफ हो जाती है। जबकि उधर भाई सुबाकी को समझा रहा था, कहता है कि देखो अगर एक एलियन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम उसकी गर्लफ्रेंड, तो तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत भारी आती हैं। तुम्हें आम लड़कियों से ज्यादा समझदार होना चाहिए, इसलिए सिचुएशन को समझो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबाकी ठंडे दिमाग से सोचती है और अपने कमरे में बैठकर बोलने लगती है कि अगर तुम सुन रहे हो तो यामा, तो सॉरी कल के लिए, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ वो दिन जीना चाहती हूँ, चाहे जितने भी हों। और जवाब में तो यामा उसे फोन पर मैसेज कर देता है, ठीक है फिर रेडी रहना, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। अब वो उसके घर पहुंचता है तो वो उससे कहने लगती है कि चाहे थोड़े दिन ही सही, 23 दिन, लेकिन इसमें हम 23 साल जिएंगे और हम वो सारा कुछ करेंगे जो एक कपल एक लंबे समय में करता है। वो तो ये भी कह रही थी कि मैं तुम्हारे ही घर मूव इन कर जाऊंगी, हम लिव टुगेदर करेंगे। वो बोलता है क्या तुम्हारे हालात इतने खराब हो गए कि घर के रेंट के भी पैसे नहीं। वैसे था तो कुछ ऐसा ही, लेकिन सुबाकी इनकार कर देती है और फिर उसके बाद वो लोग वो सारे काम करते हैं जो सुबाकी का सपना था एक कपल के तौर पे करने का। वो लोग ग्रोसरी शॉपिंग भी करते हैं और फिर उसके बाद घर आकर इकट्ठे कुकिंग भी करते हैं। सुबाकी उसके साथ बस एक एक लम्हा बहुत इंजॉय करना चाहती थी। अब शाम को वो दोनों बैल्कनी में खड़े हुए थे, वहाँ पर एक जुगनू आता है जिसे देखकर सुबाकी उसे कहने लगती है कि शायद पहली और लास्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ ये सीन एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन सुबाकी को पता था कि पिछले जन्म में भी उन दोनों ने ये लम्हा जिया है, लेकिन उसके बाद उसने कियो को खो दिया था। वो इसी तरह से दोबारा से खो जाने के डर से सैड हो जाता है। उसे सैड देखकर सुबाकी उसे हक कर लेती है तो तुयामा उससे कहता है कि मैं वापस अपने होम प्लैनेट नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उधर मसाया परेशान खड़ा हुआ था क्योंकि उसे पता चलता है कि रीसा हॉस्पिटल से भाग चुकी है और अब रीसा उसे हिरोया ने बचा लिया था। वो अपनी भाभी से पूछता है तो वो बताती है कि एक्चुअली मैं उसका एक राज जान चुकी थी जिसकी सज़ा मुझे मिली है 5 साल के लिए। तुम्हारे भाई मसाया ने तुम्हारे दूसरे भाई फूमिया को मारा था और यही बात जब मैंने उसे पूछी थी तो इसी वजह से उसने मुझे कैद में रख दिया था और उसके पास इस कत्ल का सबूत भी था और वो था एक रिकॉर्डर पेन जो कि फूमिया का था। अब वो रिकॉर्डर पेन हिरोया के पास पहुंच जाता है और इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि फूमिया और मसाया ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन मसाया अकाउंट्स में गड़बड़ कर रहा था और यही सबूत दिखाकर मसाया को रिजाइन करने को बोला था, लेकिन उसने फूमिया की कॉफ़ी में कुछ ऐसी दवाई मिला दी थी जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो उसका एक एक्सीडेंट कराता है और उसके कत्ल को उसने खुद ही जान लेने का रंग दे दिया था। पर मसाया को ये पता नहीं था कि इस टाइम पर ये सारा कुछ फूमिया के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहा था। हिरोया बहुत दुखी हो जाता है, उसका एक भाई उसके दूसरे भाई का खूनी था। जबकि उधर तुयामा और सुबाकी दोनों इकट्ठे बहुत अच्छा समय गुजार रहे होते हैं, लेकिन सुबाकी को अचानक से ख्याल आता है कि 12 साल पहले भी तुम ऐसे ही दिखते थे, तुम बूढ़े क्यों नहीं हुए 400 साल में। और साथ ही साथ वो परेशान हो जाती है कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और तुम ऐसे ही जवान रहोगे, नहीं, ये दर्द मैं सारी जिंदगी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। और इतने में तुयामा से मिलने के लिए वहाँ पर हिरोया पहुँच जाता है। वो उससे हेल्प मांगता है और कहता है कि सारी सिचुएशन मैं तुम्हें बताता हूँ, अब बताओ मुझे मैं क्या करूँ। लेकिन उस टाइम पर उनको ये नहीं पता था कि हिरोया का फ़ोन बग किया हुआ है मसाया ने और वो यहाँ पर तुयामा का जवाब सुन लेता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे या तुम्हारे भाई की किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता, मैं अपनी लाइफ पीसफुली गुजारना चाहता हूँ, इसलिए तुम भी शांत होकर बैठ जाओ। और फिर उसके बाद तुयामा जाता है एक ज्वेलरी शॉप पर और वहाँ पर वो एक रिंग गिफ्ट में लेता है। यही वो सचीरो को भी जाकर दिखाता है। सचीरो बहुत खुश होता है कि तुम 400 साल में पहली दफा किसी को प्रपोज करने वाले हो। वो खुश तो था उसके लिए, लेकिन उससे कहने लगता है कि क्या अगर तुम नहीं जाओगे तो सारा कुछ ठीक रहेगा, तुम्हारी पावर्स, तुम्हारा सिस्टम सारा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। और इसके साथ ही एक फ्लैशबैक भी दिखाते हैं। एक दिन सुबाकी आकर शोल्डर पर लेट गई थी तुयामा के साथ और उससे कहती है किससे तो तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरह से पास लेटने से तो कोई मसला नहीं होगा। और वो उसे लाइट्स ऑफ करने को कहती है, लेकिन उसकी पावर सही से काम नहीं कर रही थी। एक दो दफ़ा वो उससे कहती है कि मुझे बिस्तर से उठाकर फ्लोट करते हुए वॉशरूम तक पहुंचा दो, लेकिन ये भी वो नहीं कर पा रहा था। तो यामा बताता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि इस प्लेनेट पर मेरी लिमिट सिर्फ 400 साल की थी, ये ख़त्म हो रही है। अगर मैं वापस ना लौटा तो वैसे भी मैं थोड़े दिनों में मर जाऊंगा, लेकिन मुझे हर चीज़ कबूल है। सुबाकी के साथ जितने भी दिन है मैं उसी के साथ जीऊंगा।
जबकि उधर हिरोया अपने पास मसाया को मिलने के लिए बुलाता है और उसे वही रिकॉर्डर दिखाता है और कहता है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तुमने दो लोगों को मारा है। लेकिन मसाया अपने इस भाई को भी पकड़वा देता है और उसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि यहाँ पर तुयामा पहुंच जाता है और अपनी सुपर पावर से सारा कुछ कंट्रोल कर लेता है। इसके साथ ही हमें पता चलता है, फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तुयामा ने फील कर लिया था कि हिरोया का फ़ोन बग्ड है, कोई उसे सुन रहा है। तो उन्होंने प्लानिंग ऐसे की थी कि मसाया को ये दिखा था कि तुयामा हिरोया की हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इनफैक्ट उसने उसकी हेल्प करी थी। और फिर इसके साथ ही वो उसे पकड़कर सीधा एक जगह टेलीपोर्ट करके लेकर चला जाता है, जहाँ पर मसाया को अरेस्ट कर लेते हैं पुलिस वाले। उनके पास अब उसके दो कत्ल के सबूत भी थे। और फिर इसके साथ ही हमें पता चलता है कि वो कॉमेट बस 10 दिन बाद अर्थ को छूने वाला है, जिसके साथ ही तुयामा यहाँ से वापस जा सकता है। तुयामा की कंडीशन दिन ब दिन खराब हो रही थी, लेकिन ये बात वो सुबाकी से छुपाने की कोशिश करता रहता था, पर सुबाकी को ये सारा कुछ नोटिस में था। अब वो उसके साथ एक ट्रिप पर जाती है, बहुत ही सुंदर जगह पर। वहाँ पर वो बहुत सारी सेल्फीज लेती है, एक मंदिर में जाती है, उसके साथ अपनी सारी विशेष पूरी करती है। और तुयामा हैरान था कि आज ये मेरी इतनी ज्यादा फोटोज क्यों ले रही है। और फिर उसके बाद वो लोग शाम को बस खड़े हुए आसमान पर स्टार्स देख रहे थे। सुबाकी पूछती है तुम्हारा स्टार कहाँ है, लेकिन वो बताता है कि इस तरह से तुम्हें आंख से नहीं दिखेगा। और फिर इसके साथ ही वो अपनी रिंग बाहर निकालने लगता है उसे प्रपोज करने के लिए और बोलता है कि हम हर समर यहाँ इकट्ठे आया करेंगे। सुबाकी उसे कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें गुड बाय कहने का समय आ चुका है, तुम्हारे अंदर मेरा जो भी इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया है। तुम एक एलियन हो और मैं एक आम सी ह्यूमन बीइंग। जो समय तुम्हारे साथ गुजरा बस बहुत अच्छा था, लेकिन शादी तो मैं तुमसे नहीं करूंगी, वो मैं हिरोया से ही करूंगी। तुम्हारे साथ सिर्फ मैंने 90 डेज गुजारे हैं, हिरोया के साथ 15 साल। अब ऐसा करते हैं, इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। मैं हिरोया के साथ जा रही हूँ और तुम भी अपने प्लेनेट वापस चले जाना। वैसे भी अब मेरा कैरियर दोबारा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैं इनोसेंट साबित हो चुकी हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो यामा का बहुत दिल टूटता है, लेकिन जब वो टीवी पर देखता है तो अपनी इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट भी कर चुकी थी कि मैं हिरोया के साथ जल्दी शादी भी करने वाली हूँ। अब ये सारा कुछ देखकर तो यामा अपना सारा सामान पैक कर देता है। बहुत सारे एंटीक्स उसने चैरिटी में रख दिए थे और अपनी सारी प्रॉपर्टी भी। अब वो बैल्कनी में खड़ा होता है, वहाँ पर वो सुबाकी को देखना चाहता था लेकिन नहीं देख सकता था, तो बस वो खड़ा होकर वहाँ पर रोता ही रहता है। और फिर उसके बाद जब उसका अर्थ पर लास्ट डे था तो वो सेचिरो से मिलने के लिए जाता है। सेचिरो से कहता है कि तुमने यहाँ 400 साल गुजारे हैं, अब तुम जा रहे हो। तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अब मैं सेफ फील कर रहा हूँ। तुम वापस जाकर एक हेल्दी जिंदगी गुजारोगे। और साथ ही उस दिन को भी याद करता है जब वो बहुत मुश्किल में था, अब से 30 साल पहले, और तुयामा ने ही उसकी हेल्प करी थी। तुयामा उस टाइम पर एक लॉयर हुआ करता था। तब भी सेचिरो ने उसका थैंक्स बोला था, तब वो बहुत यंग था, और आज भी वो उसका हाथ पकड़कर दोबारा से उसका थैंक्स करता है और कहता है कि तुम सारी जिंदगी मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, बस तुम भी जाकर मुझे ना भूलना। जबकि उधर युकिनो, उसने फील कर लिया था कि बेशक सुबाकी खुश नजर आती है, लेकिन वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। और हिरोया उस कॉमेट के आने से 1 घंटा पहले तुयामा से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहता हूँ, वरना मैं सारी जिंदगी बस रिग्रेट ही करता रहूंगा। एक्चुअली सुबाकी ने जो भी तुमसे बोला वो झूठ बोला है, वो मुझसे शादी नहीं कर रही। वो ये चाहती थी कि तुम हेल्दी रहो, वो तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती और तुम खुद तो कभी वापस नहीं जाओगे, इसीलिए उसने ये झूठ बोला कि वो तुमसे मूव ऑन कर चुकी है ताकि तुम अपने प्लेनेट पर वापस चले जाओ। तुमने क्या फैसला लेना है, ये तुम्हारी और सुबाकी की जिंदगी है। एक्चुअली सुबाकी ने उसकी डायरी चोरी चोरी पढ़ ली थी, जिसमें वो अपने इस अर्थ पर आखिरी 3 महीने की दास्तान लिख रहा था, और वहीं से उसे पता चला था कि अगर वो उसे छोड़कर ना गया तो फिर वैसे ही वो कुछ दिनों में मर जाएगा। सुबाकी ने जब उसे गुड बाय कहा था तो उसे सी ऑफ करने के लम्हे उसने रिहर्सल भी की थी हिरोया के साथ, और वो बहुत सैड थी, रोती भी रही थी, क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा था कि तुयामा उसकी लाइफ से जाए, लेकिन ये सब मजबूरी थी। उधर सुबाकी उसकी युकिनो के साथ अब सुलह हो चुकी थी। वो दोनों इकट्ठी बैठती हैं और यहाँ पर सुबाकी बहुत सारा ड्रिंक भी करती है अपना गम भुलाने के लिए। इतने में उसके घर पर उसे मिलने के लिए तुयामा आता है। उसे पहले लगता है कि मैं ड्रंक हूँ और मुझे उल्टा सीधा दिख रहा है, लेकिन वो तो रियल में वहाँ पर था। युकिनो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है और सुबाकी वो सारा कुछ मान जाती है। जब तुयामा उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था सिर्फ मुझे यहाँ से भेजने के लिए, तो वो कहती है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी आंखों के आगे तुम्हें मरता हुआ देखूं। तुम मुझसे दूर हो लेकिन सेफ हो, बस इसी बात की तसल्ली काफी थी।
यहाँ पर तुयामा उससे कहने लगता है कि ठीक है, फिर मुझसे कुछ प्रॉमिसेस करो। और वो ये थे कि तुम इस तरह से स्टार्स में मेरे प्लैनेट को तलाश नहीं करोगी, स्टार्स को देखकर रोगी नहीं कभी, और कभी भी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करोगी, किसी पर बिना एतबार उसको खुद के क्लोज नहीं आने दोगी। और इसके साथ साथ वो उसे दो और मजाक भी करता है। एक ये कि वो कुकिंग नहीं करेगी क्योंकि वो एक टेरिबल शेफ है, और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा था कि तुम मूवीज़ में काम तो करती हो लेकिन क्लोज कॉन्टैक्ट वाले सीन प्लीज़ मत करना। शायद उसके मन में जाते जाते भी जेलसी थी। वो ये सारे वादे उससे ले लेता है और उसके बाद वो जैसे उसे हक करने वाली थी गुड बाय कहने के लिए, वो वहाँ से गायब हो जाता है और बस वो रोती रह जाती है। अब 3 साल बाद हमें दिखाते हैं सुबाकी दोबारा से अपना सक्सेसफुल कैरियर स्टार्ट कर चुकी थी, और इसके साथ साथ उसने एक अपनी बुक भी पब्लिश की थी जो कि उसके और एक एलियन की लव स्टोरी पर बेस करती थी। ये बुक बहुत अरसे से बेस्ट सेलिंग में जा रही थी और हिरोया वो भी बहुत खुश था सुबाकी की दोबारा से सक्सेस को लेकर, और वो उससे कहने लगता है कि तुम मुझ पे और अपने पर भी एक किताब लिख सकती थी, लेकिन वो बोलती है कि वो किताब फिर इतनी बिकती ना। वो दोनों आज भी अच्छे फ्रेंड हैं और युकिनो भी उनके साथ थी। युकिनो भी अब एक टॉप स्टार बन चुकी थी और इसके साथ साथ उसके मम्मी डैडी उनकी भी आपस में सुलह हो गई थी। वो अक्सर उसे मिलने के लिए आया करते थे। यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि सुबाकी ने एक पेट पाला हुआ था जिसका नाम उसने तुयामा से मिलता जुलता ही रखा था, और वो उससे अक्सर दिल की बातें करती थी। सबके सामने बहुत खुश रहती थी, लेकिन अकेले में अंधेरे में जाकर वो तुयामा के अपार्टमेंट में बैठ जाती थी और उसे बहुत मिस करती थी। उसकी अपनी फोटोज देखती थी और बस उसे याद करती थी, उन जगहों पर भी जाती थी जहाँ पर वो इकट्ठे गए थे। अब एक दिन एक पॉइंट पर उसे एक जुगनू दिखाई देता है। उसे ये देखते ही तुयामा की याद आने लगती है। वो कहती है मैं तुम्हें फिर से देखना चाहती हूँ, और इसके साथ ही तुयामा उसकी आंखों के सामने अपीयर हो जाता है, लेकिन एक झलक दिखाने के बाद वो गायब भी हो गया था। वो यही बात जाकर सचीरो से करती है कि मुझे लगता है मुझे हेलुसिनेशंस हो रही हैं। सचीरो कहता है नहीं नहीं, सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी हो रही हैं। मैंने भी एक दफा उसे देखा था, मुझे लगा था कि वो मेरे बाजू में आकर बैठा है लेकिन फिर गायब हो गया था। अब दोनों को ऐसा हो रहा है तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो सोचने लगते हैं कि शायद उनकी लाइफ में कोई मिरेकल होने वाला है। और फिर उसके बाद एक दिन सुबह की एक अवार्ड लेकर वापस आती है। वो जैसे ही घर आती है तो उसे तुयामा की बहुत याद आ रही थी। अचानक से लाइट जाती है और जब लाइट्स ऑन होती हैं तो वहाँ पर तुयामा उसके साथ एक सरप्राइज के साथ खड़ा हुआ था। वो सोचती है कि ये सब क्या है, तो वो कहता है कि मैं रियल में आ चुका हूँ, ये हकीकत है, कोई सपना नहीं तुम देख रही। और इसके साथ ही वो उसे किस भी करता है, लेकिन अब की बार किस करके उसकी तबीयत खराब नहीं हुई थी। इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि वो दोनों अब हंसी खुशी इकट्ठे रहते हैं। एक इंटरव्यू भी उनका लिया जा रहा था तो यामा बताता है कि मैंने अपने होम प्लेनेट में जाकर 3 साल वहाँ पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। वहाँ की लाइफ यहाँ से बहुत एडवांस है और बहुत सी चीज़ें जो पहले मेरी बॉडी में वीक थी उन पर मैंने काबू पा लिया है, और अब वो किसी भी टाइम पर उस प्लेनेट से यहाँ पर ट्रैवल कर सकता था। वो उनसे पूछते हैं कि क्या अभी भी, जैसा कि बुक में कहा था, आप लोगों की इससे एलर्जी होती है, आप लोगों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा? तो इस बात पर वो कहते हैं कि ये हमारी प्राइवेट लाइफ है और इसे हम सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। और अब जब सुबाकी कहीं बाहर जाती थी तो उसे लगता था कि उसके फैंस ज्यादा हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा तुयामा के फैंस होते थे जो उसे साइड पर लगाकर उसके साथ ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ लेना चाहते थे। लेकिन अभी भी उनके इस सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी। तुयामा को कभी कभी अचानक से गायब होना पड़ता था, अपने प्लेनेट वापस जाना होता था। एक दफा ऐसा होता है तो सुबाकी बहुत सैड हो जाती है, लेकिन फिर अचानक से उसके पास वापस भी आता है। उन दोनों का प्यार और साथ अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन फिर भी सुबाकी और तुयामा खुश थे कि वो दोनों इकट्ठे रह सकते हैं। पता नहीं कितने लम्हे, लेकिन जितने भी हैं वो साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।